तो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, मेरा नाम है समीर चौधरी और मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं हमारे आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको अपने आप पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि हम लोग कुछ बढ़िया कर लेंगे एग्ज़ाम्स में। और आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें थोड़ी सी घबराहट होगी अपने एग्ज़ाम की और जिनको लगता है कि शायद हमारी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हो पाई जिस तरीके की होनी चाहिए थी। सो आज मैं आप लोगों का वो सारा डाउट क्लियर करूँगा। आज के सेशन में मैं आप लोगों को आपके प्रीवियस ईयर पेपर, देखो PYQs, मेरा मानना ऐसा यही है कि आप चाहे कितना भी पढ़ो, क्योंकि देखो प्रिपरेशन कभी एंड नहीं होती, टॉपिक का कभी एंड नहीं होता, उसे जितना पढ़ लो वो कम है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपने अपने एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स को एग्जाम से पहले कम से कम एक बार नहीं करा तो आप दोस्तों तैयार नहीं हो, आप लोग प्रिपेयर नहीं हो। तो आज मैं आप लोगों को उन्हीं आपके PYQs को करवाऊंगा आपके साथ में। आप लोगों को मैं पूरा गाइड करूंगा और समझाऊंगा कि अगर आपका एग्जाम इस प्रकार आता है तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस कनेक्ट हो सकते हैं। सो कॉपी पेन निकाल लीजिए, बढ़िया बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, सारी चीज़ें अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा आज। और हाँ, अगर जनरली जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हैं, जो ब्लिस पॉइंट के ही स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों को मैंने लाइव क्लासेस दी हैं पिछले 3-4 दिनों में न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि आपको पता है आपके सेमेस्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स आना है 80-90%। तो मैंने न्यूमेरिकल्स की कुछ 7-8 क्लासेस दी हैं जिसमें बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल डिस्कस करें। अगर आपने वो नहीं देखे, जो हमारे ब्लिस पॉइंट के एनरोल्ड स्टूडेंट हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। अभी ये भी देख लो, इसको देखने के बाद उसे भी देखना। मैं यकीन दिलाऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा, बढ़िया मज़े आ जाएंगे आपके। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। लेट्स बिगिन। सो गाइज, जैसे कि आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, देखो सबसे पहले ना आप ये समझ लो कि आपकी बेसिकली वेटेज कितनी है, ठीक है। हमारे पास सिलेबस में 3 यूनिट्स हैं। हमारे पास कितनी यूनिट्स है बेटा? 3 यूनिट्स हैं। अगर 3 यूनिट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपको कम से कम 3 क्लासेस तो दूंगा। आपका पेपर बिल्कुल आपके सर पर है, तो लेकिन डोंट वरी, मैं आपको कम से कम 3 क्लासेस दूंगा, जिसमें मैं एक क्लास में 1 यूनिट आपकी कवर करूंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे पहली यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर। कौन सी है दोस्तों? कंज्यूमर बिहेवियर। और कंज्यूमर बिहेवियर में आपके पास टोटल चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9, आपके पास टोटल 7 चैप्टर्स हैं। और ये जो 7 चैप्टर्स की वेटेज है वो 45 मार्क्स की है। 45 मार्क्स की वेटेज तो है जितने का पेपर आएगा, लेकिन ध्यान रखना आपका ये सेक्शन ए होगा और इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। मतलब मोरलेस आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आउट ऑफ 4 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3, ठीक है। तो आप लोगों को ये श्योरिटी रखनी है कि मेरे को 4 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और मोस्ट प्रोबेबली 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। 45 मार्क्स की ये वेटेज है। अगर मैं यूनिट नंबर 1 से बात करता हूं तो क्वेश्चंस के एरियाज कौन कौन से हैं, मैं आपको यूनिट नंबर 1 के बारे में फिलहाल ओरल बताता हूं, अभी आगे चल के और समझाऊंगा। एक तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पे क्वेश्चन आएगा स्लस्की से 15 नंबर का, और उसमें आपका बाइंग एंड सेलिंग कंफर्म होगा। स्लस्की और बाइंग एंड सेलिंग कंफर्म एक क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन बेटा आपका होगा यहाँ पे IOC, POC, डिमांड कर्व और एंजल कर्व का, ठीक है, 15 नंबर का। एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली होगा बजट कंस्ट्रेंट का 15 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आपका होगा यूटिलिटी का, और यूटिलिटी वाले केस में मोस्ट प्रोबेबली या तो ये आपसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट पूछेंगे, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे। हाँ, अगर ये थोड़ा सा भी टफ गए तो मैं आपको आज वो टफ वाला क्वेश्चन भी डेफिनेटली करवाऊंगा। तो यूनिट नंबर 1 की जो वेटेज है वो 45 मार्क्स की है। सेक्शन ए होगा एग्जाम में, और उस आपके एग्जाम में इंटरनल चॉइस होगी। उसके बाद में जब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, तो दोस्तों यूनिट नंबर 2 अनसर्टेनिटी, दैट इज सेक्शन बी। इसकी जो वेटेज है आपकी 18 मार्क्स की वेटेज है, 18 नंबर की वेटेज है, और
पढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। 18 के 18 नंबर तुम लोग फ्री फंड में ले सकते हो, ठीक है। 18 से 20, 5 से 10 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, ये इन्होंने अपनी रीडिंग में भी बोला है, ठीक है। आफ्टर दैट यूनिट 3 सेक्शन सी 27 मार्क्स की वेटेज है इसकी, ठीक है। तो जनरली है क्या कि आपके एग्जाम में 3 सेक्शंस आएंगे और तीनों सेक्शंस की अपनी अपनी अलग अलग वेटेज है। तो अगर मैं, जैसे आज मेरा जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, आज मैं आपको यूनिट नंबर 1 यानी जो कंज्यूमर बिहेवियर है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर्स का डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा, ठीक है। PYQ का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करूंगा। तो बढ़िया से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें जल्दी से हम लोग। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, अच्छा एक सजेशन मेरा आप लोगों के लिए रहेगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक्चुअली हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सिलेबस में चेंज करा है। तो पिछले साल मतलब 2023 की अगर मैं बैच की बात करूं तो उन्होंने सिलेबस को चेंज किया था। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो कंज्यूमर थ्योरी और प्रोड्यूसर थ्योरी है उनके जो है रेफरेंसेस बदल दिए थे, लेकिन इन्होंने फिर से इस साल फिर से सिलेबस चेंज किया, लेकिन कंज्यूमर थ्योरी का सिलेबस चेंज करा है और प्रोडक्शन थ्योरी का जो सिलेबस है वो सेम रखा है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि देखो जब आप PYQ कर रहे हो तो PYQ आपको कौन कौन से ईयर्स के करने हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 2024 का PYQ में आपको ओनली प्रोडक्शन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सिर्फ प्रोडक्शन के टॉपिक को प्रैक्टिस करना है, प्रोडक्शन के क्वेश्चंस को। मान लीजिए आपके पास में 2024 का PYQ है, ठीक है, तो उसका पूरा PYQ नहीं प्रैक्टिस करना, क्योंकि कंज्यूमर थ्योरी और वाला जो पार्ट था ना, पार्ट ए पार्ट बी, वो सब सिलेबस बदल चुका है, ठीक है। और 2023 में 2023 के पेपर में आप लोगों को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है, कंप्लीट ही डिस्कस करना है। और 2022 का पेपर नहीं करना है, 2021 का पेपर करना है, ठीक है। उसके बाद में 2020 का पेपर करना है। मेरे सजेशन से आप इस पैटर्न से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब 2024 के पेपर में से सिर्फ प्रोडक्शन के क्वेश्चन को करना, कंज्यूमर के क्वेश्चंस को मत करना। और 2023, 21 और 22 वाले पेपर नहीं करना है। कुछ रीज़न है, कुछ वजह है जो मैं आपको भी मना कर रहा हूँ। समय मिले तो बिल्कुल करना, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे इनको करना, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अपना डिस्कशन, ठीक है। तो जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज पेपर नंबर 2023। कॉपी में पेन निकाल लीजिएगा, है ना। हम 2023 का पेपर डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपी पेन निकाल लिया आप लोगों ने, शुरू करें। चलिए मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा डेफिनेटली कॉपी पेन वगैरह निकालने के लिए। देखो सिर्फ वीडियो को देखना ही नहीं है, सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए, क्योंकि पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, जितने भी लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं, सिंगल किसी ने भी PYQ डिस्कस नहीं करा है। रीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने भी तो चाहिए पढ़ाने के लिए, किसी ने भी डिस्कस नहीं करा है। और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप देखना शाम को आपको 1-2 लोगों का और मिल जाएगा PYQ डिस्कशन, ठीक है। तो ये हम वी आर द फर्स्ट मूवर, ठीक है, हम लोग फर्स्ट मूवर है। चलिए स्टार्ट करूं। कॉपी पेन निकाल लिया होगा आप लोगों ने। चलिए देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखो आप लोग अपने माइंड में, देखो जो तुम लोगों ने पढ़ा है, जो भी तुम लोगों ने सिलेबस में पढ़ा है, ठीक है, वो आपने पूरा थ्योरेटिकल वे पढ़ा है। और जो पेपर में आता है 90% आपका बच्चा न्यूमेरिकल आता है। और जो न्यूमेरिकल आता है, क्योंकि देखो अगर तुम्हारे पेपर में कोई भी थ्योरी है तो तुम उस थ्योरी को अपने सिलेबस से कनेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर मुझे आज भी 2023 के पेपर में कोई थ्योरी दिखेगी तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू राइट द थ्योरी आंसर, क्योंकि थ्योरी आंसर तुम कहीं से भी अरेंज कर सकते हो, इवन बुक से भी। लेकिन जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होती है दोस्तों, वो आप लोग इधर उधर से अरेंज नहीं कर सकते। एक्यूरेसी का बहुत बड़ा मैटर करता है एक्यूरेसी, तो वो मैं यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करूँगा। तो न्यूमेरिकल इज अ डिफरेंट थिंग, पेपर में आपका न्यूमेरिकल ही आता है, एंड हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं बातें। तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ में रीड करेंगे एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 ज़रा ध्यान से देखिएगा। कहते हैं लेट यूटिलिटी, मैं और थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है।
लेट यूटिलिटी फंक्शन ऑफ अ कंज्यूमर बी गिवन एज यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस का एक्स वाई प्लस का एक्स। ये क्वेश्चन ना मैं पता है एक काम ही करूंगा, एक छोटा सा काम ही करूंगा, ये क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा ना तो कम से कम 2 प्रेफरेंस और लिख दूंगा मैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ तो शायद ये पार्ट तो रिपीट हो जाए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका, लेकिन ये यूटिलिटी फंक्शन बदल देंगे ये लोग, क्योंकि कभी भी आपको सेम यूटिलिटी फंक्शन नहीं देंगे। तो मैं अभी आपको 1-2 यूटिलिटी फंक्शन और साथ में बता दूंगा, और क्योंकि इस प्रकार का है तो डेफिनेटली थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है। तो यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस का एक्स, ठीक है। पहली चीज पूछ रहे हैं, इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग। देखो जब वो आपसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी MRT, वो MRS की बात कर रहे हैं और उसके डिमिनिशिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आई एम ऑडिबल, है ना। ठीक है, तो हम लोग MRS की बात कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, मैं चलो यहाँ पे लिखता हूँ आप लोगों के लिए, इधर लिखिएगा हेडिंग पे 2023 का पेपर, क्वेश्चन नंबर 1, यूटिलिटी दे रखी है एक्स वाई प्लस का एक्स। यू हैव द यूटिलिटी एक्स वाई प्लस का एक्स, ठीक है बेटा, एक्स वाई प्लस का एक्स। अब सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात कि जो x है दे आर बेसिकली वीकली पॉजिटिव, जो y है दे आर ऑल्सो वीकली पॉजिटिव, सो योर यूटिलिटी इज ऑल्सो वीकली पॉजिटिव। देखो जब तुम अपना एग्ज़ाम लिख रहे हो तो एग्जामिनर को थोड़ा सा ये श्योरिटी दिला दो कि तुमको नॉलेज है। दोस्तों डिकेड्स का एक्सपीरियंस है मुझे, फर्स्ट टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी में न्यूमेरिकल्स इंट्रोड्यूस करने वाला पर्सन मैं ही हूँ। न्यूमेरिकल्स इंट्रोड्यूस करे हैं मैंने, ठीक है। PYQs का डिस्कशन फर्स्ट टाइम मैंने किया है, मुझे पता है कि क्या क्या वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तुम्हें ये भी शो करना है कि तुम्हें नॉलेज है। अब तुम इससे क्या शो कर रहे हो, क्या शो कर रहे हो, तुम इससे ये शो कर रहे हो कि इन केस अगर आप इसका डायग्राम बनाते हो तो इसका डायग्राम बेसिकली लाई करेगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यू आर टॉकिंग अबाउट IC लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये चीज़ इनिशियली आपको बतानी पड़ेगी। अब वो आपसे वो कहते हैं इसका MRS, तो आप क्या करो, सबसे पहले इसका MRS निकालो। MRS का मतलब क्या होता है, MUX अपॉन में MUY। क्या होता है MRS का मतलब, MUX अपॉन में MUY। आई होप ये तो फॉर्मूला आपको मालूम होगा इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, MUX का डेफिनेशन मतलब MUX का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएट यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप ऐसा करते हो तो आप देखिए, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका आ जाएगा y प्लस का 1, ठीक है। ये आ जाएगा आपका y प्लस का 1, y प्लस 1। और जब आप लोग यहाँ बात करते हो MUY की, दैट इज डेल u बाय डेल y, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अगर आप MUY करते हो तो सिर्फ x, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x आएगा और आप पार्शियल कर रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली x। अब आप इसको यहाँ पे रख दीजिए, MRS इज इक्वल्स टू MUX अपॉन में MUY। अच्छा, इसकी जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ y प्लस का 1 अपॉन में x। अब ये चीज़ देखिए पहले आप, ये जो क्वेश्चन की वेटेज है ठीक ठाक है, बट हम टेक्निकल वे में लिख रहे हैं। सो MRS की वैल्यू आई है y प्लस का 1 अपॉन में x। अब गाइस देखना, छोटा सा रूल है, क्या है, एक रूल है। क्या रूल है वो ये कहते हैं कि अगर तुम अपने MRS को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आप अपने MRS को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल कर रहे हो आप, MRS को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो तुम देखो कि इसका साइन क्या आता है। देखो हम इस बात में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैंने इसको MRS को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा तो मेरा आंसर क्या आएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप देखते हो, क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं पूछा कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं पूछा कि MRS को डेरिवेटिव करके वैल्यू निकालो। उन्होंने पूछा है कि जो MRS है क्या वो डिमिनिश है, उन्होंने सिर्फ इसका डिमिनिशन पूछा है।
अगर उन्होंने आपसे डिमिनिशिंग पूछा है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, आपको एमआरएस को डेरिवेटिव करके ये बताना है कि उसका साइन क्या है। यदि इसका साइन अगर प्लस में आ जाता है तो ये डिमिनिशिंग नहीं है, लेकिन अगर इसका साइन अगर नेगेटिव में आ जाता है, मान लीजिए अगर नेगेटिव आ जाएगा, देन आप कह सकते हो इट इज डिमिनिश। अब तुम बोलोगे सर नेगेटिव में किस तरीके से आएगा, तो बहुत आसान चीज़ है। इसका मतलब यही तो हो गया कि अगर आप x को इंक्रीज करोगे तो आपका एमआरएस कम हो रहा होगा, और जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, नो नीड टू डिराइव करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। व्हेनेवर यू इंक्रीज द x, एमआरएस आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि एमआरएस इज इक्वल टू में x डिनोमिनेटर में। अगर आप x को इंक्रीज करोगे तो एमआरएस आपका डेफिनेटली कम होगा। इसका मतलब देखो, चेंज का d का मतलब होता है चेंज। इफ यू इंक्रीज द x देन योर एमआरएस विल डिक्रीज, देन प्लस माइनस माइनस तो ये नेगेटिव आ गया, देन यू कैन से दैट योर एमआरएस इज डिमिनिश। यस और नो? क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से कॉपी में जल्दी से नोट करिए, मेरे साथ साथ नोट करना दोस्तों। और देखो, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, ब्लिस पॉइंट स्टडीज़ में मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ऑफिशियल नंबर आपके पास सबके पास होंगे, जो मैसेजेस आपके पास आए होंगे, आप उनके थ्रू चाहो तो डाउट क्लियर कर सकते हो। मेरा सजेशन यही है कि अभी एग्ज़ाम में कुछ दिन है तो अपने डाउट सारे इकट्ठे कर लो और इंस्टीट्यूट में टाइम लेकर आ जाओ। कोई चार्ज की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आ जाओ। देखो घर बैठे बैठे दोस्तों कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आप सारे इकट्ठे कर लो, देख लो 3-4 घंटे लगेंगे ना आपको डाउट पूरा करने में। आप आ जाओ, एक दिन इंस्टीट्यूट पे कॉल करो, टाइम शेड्यूल पूछ लो, एंड देन आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। बट जितना मैं भी करा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए अगला पार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। अगला पार्ट पढ़िएगा, सेकेंड पार्ट। कहते हैं आर मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ बोथ गुड्स एक्स एंड वाई डिमिनिशिंग। ये कहते हैं दोनों गुड्स का जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सेकंड पार्ट, आर मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ बोथ गुड्स एक्स एंड वाई डिमिनिशिंग। क्या ये डिमिनिशिंग है? कैसे बताओगे? देखो आपने अभी इसी क्वेश्चन का, हमारे पास ये सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन था, यूटिलिटी इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस का एक्स। आपने क्या करा, आपने एम यू एक्स निकाला। एम यू एक्स का मतलब होता है डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है, और वो आ गया y प्लस का 1। अब वो यूँ कह रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x या ऑफ y डिमिनिश। अब इसका मीनिंग ये होगा कि अगर आप अपने मतलब एम यू एक्स को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो, तो जब वो कहते हैं डिमिनिश, जब वो बोलते हैं डिमिनिश, तो जो तुमने मार्जिनल वैल्यू निकाली है, चाहे वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो मार्जिनल यूटिलिटी हो, तो आपको उसके वेरिएबल में डेरिवेटिव करना है। जैसे कि ये एम यू एक्स को तुम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है सर वाई नॉट पार्शियल नहीं करना, कुछ रूल्स हैं। मैंने वही बोला कि हो सकता है कुछ लोगों ने किसी सही गाइडेंस में रहे होंगे और हो सकता है कोई ऐसे रहा होगा, ठीक है, तो बेसिक्स की जो ज़रूरत थी वो शायद नहीं क्लियर होंगे। टचवुड मेरे बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है। द रीज़न बिहाइंड, मैं अराउंड 10 सालों के आसपास से न्यूमेरिकल्स ही कराता हूँ फॉर द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, न्यूमेरिकल स्पेशलिस्ट। एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस कराता हूँ। और इंडिया में जो मास्टर्स यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, IGIDR हो गया, ISI हो गया, जो भी मास्टर्स लेवल की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को इकोनॉमिक्स सिखाता हूँ, मतलब न्यूमेरिकल पार्ट सिखाता हूँ, ठीक है। तो जो है टचवुड गाइज मेरे बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो श्योरिटी है कि अगर तुम मुझसे कोई चीज़ पूछोगे तो सही आंसर मिल जाएगा, लेकिन बस ये प्रॉब्लम होगी कि क्या तुम उस बात को वन टाइम में टेक करोगे, है ना। कभी कभी होता है ना, जो चीज़ हमने पढ़ी नहीं वो चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अभी किसी ने कहा था मैंने भगवान नहीं देखा, मतलब है ही नहीं, वो लॉजिक कह रहा हूँ। तो अभी के लिए तुम सिर्फ चीज़ों को नोट करो, पार्शियल यूज नहीं करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है, पार्शियल यूज नहीं करेंगे, टोटल डेरिवेटिव यूज करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मतलब तुमने डेरिवेटिव करा एम यू एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या यहाँ पे आपको x दिख रहा है? क्या यहाँ पे आप लोगों को x दिख रहा है? नहीं दिख रहा,
नहीं दिख रहा ना एक्स आप लोगों को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिजल्ट 0। हाँ जी, क्या आ जाएगा रिजल्ट यहाँ पे आपका 0। आप लोगों को एक्स यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो बेटा आपको रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। एग्री। सिमिलरली अगर आपने, अब देखो सिमिलरली अगर यहाँ बात करो MUY, वो क्या था x, अब तुम अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू y, MUY को, यू विल गेट 0। तो उनका क्वेश्चन क्या था, उन्होंने कहा था कि क्या ये इसके मार्जिनल यूटिलिटीज डिमिनिशिंग होंगे, क्या ये मार्जिनल यूटिलिटीज डिमिनिशिंग होंगे, नहीं होंगे। आप बताओ होंगे या नहीं होंगे। रिजल्ट क्या आया इसका 0 0 आ रहा है। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, डिक्लाइन होना। तो जैसे मैंने यहाँ बात करी थी, किसी भी चीज़ को डिमिनिशिंग हम तब बोलेंगे जब उसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो डेरिवेटिव करा मैंने एक्स के और वाई के रिस्पेक्ट में अलग अलग, तो वो तो 0 आ रहा है, तो आप बोलोगे नॉट डिमिनिश। बताओ मुझे कोई दिक्कत। और दोस्तों देखो लास्ट तक जुड़े रहे ना, क्योंकि अगर अब भी नहीं जुड़े हुए आप तो फिर फायदा क्या। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को। अब देखो हमने ये वाला पार्ट कर लिया, डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब करते हैं हम लोग बी पार्ट। जरा ध्यान से देखना बी पार्ट क्या कहता है। प्लीज रीड दिस पार्ट केयरफुली। परफेक्ट, ठीक है, जरा ध्यान से रीड करिएगा। क्या कहता है आपसे, लेट मिस्टर, अच्छा ए पार्ट हो चुका है, डन है ना, अब ये वाला पार्ट पढ़ लो। लेट मिस्टर रमेश हैव एन इनकम of ₹1000 which he can spend on 2 goods X and Y. Let price of good X। अच्छा मैंने एक चीज़ बोली थी कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कराऊंगा, तो वो ना मैं मतलब जब ये पेपर हो जाएगा ना ये वाला 2023 का, तो 1 से 2 क्वेश्चन में इन्हीं में ही कनेक्ट करूंगा। ठीक है, इन्हीं में ही कनेक्ट करूंगा मैं, जिससे कि आपको पता रहेगा कि अगर एग्जाम में कुछ बदलाव आया, रिपीट हुआ और क्वेश्चन में उन्होंने वेरिएशन कर दिया कुछ, तो आपको कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। Let price of good X be 80 for the first 2 units। इस बात को अंडरलाइन कर लो जरा आप लोग, अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट। क्या बेटा मैंने बोला है, ये कहाँ गया, ये रहा। ये मैंने अंडरलाइन करना है। लेट प्राइस ऑफ गुड एक्स बी 80 फॉर द फर्स्ट 2 यूनिट्स एंड देन इट इज ₹60 फॉर दी सबसिक्वेंट यूनिट्स। अब इसका मतलब क्या होता है, पहली 2 यूनिट के लिए 80 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, 80 रुपीज चार्ज किए जा रहे हैं। उसके बाद को जो 60 यूनिट्स होंगी, मतलब सॉरी 60 रुपीज प्राइस होगा उसके बाद की यूनिट्स का, मतलब मोर देन 2, तो अप टू 2 तक के मुझसे 80 रुपए और 2 के बाद मुझसे 60 रुपीज चार्ज किए जाएंगे। अभी लिखने का तरीका समझाऊंगा मैं आपको। और गुड वाई का प्राइस इज 50, डजंट मैटर हाउ मेनी यूनिट्स। राइट द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन एंड ड्रॉ इट। एक तो यार आप लोगों को ना बजट कंस्ट्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यार चैप्टर नंबर 2 वेरिएंट का है, और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो बिल इस पॉइंट को, तो डेफिनेटली आपको रविंदर सर ने करवाया होगा। अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो उन्होंने आपको करवाया होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये तो पक्का है कि सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि तुम खाली बैठे थे, तुमने कहीं ना कहीं से या तो नोट्स अरेंज करे होंगे या कॉलेज के बेसिस पे पढ़ रहे होंगे या रीडिंग में तो खुद पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो खुद पढ़ा होगा। तो ध्यान रखना आपको ना टॉपिक की क्लियरेंस रहनी चाहिए, ठीक है, आपको ये जो टॉपिक की नॉलेज हो क्लियर होनी चाहिए कि क्या है। अब देखो जो यहाँ पे लिखी है मैं उन चीज़ को थोड़ा लिख के बताता हूँ आपको। इट्स बी पार्ट बी क्या कहता है वो, देखो सबसे पहले क्वेश्चन है बजट कंस्ट्रेंट का, हेडिंग लिखना, ठीक है बेटा। बजट कंस्ट्रेंट का सबसे पहले तो बात ये हो गई। एंड आफ्टर दैट वो कहते हैं कि हमारी जो इनकम है एजेंट की वो 1000 है, ठीक है, इनकम जो है एजेंट की वो 1000 है। और जो गुड एक्स के प्राइस की बात कर रहा है वो कुछ इस प्रकार कर रहा है कि अगर क्वांटिटी या एक्स गुड एक्स अप टू 2 यूनिट्स है तो प्राइस रखा जाएगा 80। लिखने का तरीका बता रहा हूँ, देखो एग्जाम में ध्यान है ना, हाउ टू राइट दी आंसर ये मैटर करता है। अब बोलो सर आपको कैसे पता है इतनी सारी चीज़ें। एक तो नंबर ऑफ ईयर्स हो गए, ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को कामयाब देखा है, टॉप लेवल के 100/100 मार्क्स लाते हुए देखा है, ठीक है, मैंने सबको पता है, मुझे पता है कि कैसे कैसे मार्क्स आते हैं बेसिकली लोगों के, ठीक है। हाउ टू राइट दी आंसर ये सबसे बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए,
उन्होंने बोला है अप टू 2 80 एंड मोर देन 2 इट इज 60। क्लियर है ये बात मेरी आपको? एंड आफ्टर दैट द प्राइस ऑफ गुड वाई इज 50। अब ये बात तो उन्होंने कर दी कि प्राइस ऑफ गुड वाई 60 और पी एक्स जो है वो 80 और 60 और ऐसे ऐसे इस तरीके से। तो अब उनका इंटरेस्टेड है वो पूछ रहे हैं हाउ टू राइट द बजट इक्वेशन। मुझे बताओ बजट इक्वेशन कैसे बनेगी। एक बात बताओ, हम ये कहते हैं कि अप टू 2 यूनिट्स तक हम ले रहे हैं, हम पे कर रहे हैं 80 रुपीज़। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 2, आई एम बेसिकली राइटिंग द बजट इक्वेशन। तो उसमें मैं एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। ये प्लस अब 2 यूनिट्स तक के तो मैंने 80 रुपये पे कर दिए और 2 के बाद मुझे 60 पे करना है। तो पहले तो x में से मान लो x में क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा हूँ। लेटर सपोज मैंने 10 क्वांटिटी कंज्यूम करी है। लेटर सपोज मैंने 10 क्वांटिटी कंज्यूम करी है। तो 10 क्वांटिटी में जो पहले 2 क्वांटिटीज थी उसके लिए मैंने 80 रुपीज़ पे करे और बाकी बची हुई 8 क्वांटिटीज यानी 10 माइनस 2 यानी x माइनस 2 उसके लिए मैंने 60 रुपीज़ पे करे। ये बात क्लियर है आप लोगों को क्या नहीं? पहले ये चीज़ क्लियर कर लो मेरे साथ में। क्या बोला मैंने? लेटर सपोज मैंने 10 क्वांटिटीज कंज्यूम करी हैं, 10 को x मान लो। तो 10 में से जो पहली 2 थी उसके लिए मैंने 80 रुपीज़ पे करे और जो रिमेनिंग थी अदर देन 2 फर्स्ट 2 के अलावा दैट इज x माइनस का 2 या 10 माइनस का 2 उसके लिए मैंने 60 पे करा है। क्लियर? और ये जो वैल्यू है दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू माई इनकम। दिस इज लेस देन, और ध्यान रखना लेस देन और इक्वल्स टू लिखना बजट कंस्ट्रेंट की इक्वेशन में। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब तुम बजट कंस्ट्रेंट को थ्योरेटिकल वे में कर रहे हो या क्वेश्चन ही वहीं का हो तो आपको ये इनइक्वालिटी यूज करनी है। आप चाहे रीडिंग में देख लो उन्होंने इनइक्वालिटी यूज करी हुई है। थोड़ा बहुत इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 160, ये हो गया आपका 60x माइनस का 120 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1000। ठीक है, ये हो गया 60। अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे y भी आएगा, सॉरी दैट इज प्लस का 50y। ये ज़रा करेक्ट कर लीजिए साथ में, मतलब ये तो x का ही हो गया था एंड प्लस का 50y, y भी तो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ ना, तो ये प्लस का 50y और आएगा। प्लीज़ इस चीज़ को करेक्ट कर लो थोड़ा सा, ठीक है। प्लस 50y एंड प्लस 50y इज लेस देन और इक्वल्स टू 1000। तो ये हो गया 60x प्लस का 50y। 160 में से 120 गया प्लस का 40, 1000 में से 40 गया, इट्स 960 लेस देन और इक्वल्स टू 960। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माई बजट कंस्ट्रेंट और कैसे दैट बजट इक्वेशन, ठीक है। 60x प्लस का 50y। अभी बात अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है। पहले तो आप यहाँ तक नोट कर लो इसको, पहले जल्दी से बेटा यहाँ तक नोट कर लो आप लोग। पहले तो यहाँ तक नोट कर लीजिए और जुड़े रहिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा बीच में। मतलब कंज्यूमर थ्योरी 2023 का पेपर कर रहा हूँ, फिर 2021 का करूंगा। आई विल ट्राई कि 2023 और 2021 के कंज्यूमर बिहेवियर वाला पार्ट हो जाए, ये भी मोर देन इनफ है। फिर कल की क्लास में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कराऊंगा, परसों की क्लास में प्रोडक्शन थ्योरी करवाऊंगा। मजे आ जाएंगे आप लोगों के। 3 क्लासेस PYQ एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है ना बेहतर, वो आप लोगों को। आगे बात करूं, अब मैं बात करता हूँ डायग्राम की। अब जरा डायग्राम समझो मेरे साथ में जरा डायग्राम समझो। लेट अस सपोज ये मेरे पास में एक बजट कंस्टेंट बनाऊंगा मैं यहाँ पे। इधर मान लो दिस इज y, दिस इज x, ठीक है। दिस इज y, दिस इज x। ठीक है, दिस इज y, दिस इज x। अब एक दो चीजें समझना, उन्होंने आपसे एक चीज ये बोली है इधर, दैट इज दिस इज 2। ये क्या है? 2, यानी जो उन्होंने कहा था अप टू दैट क्वांटिटी, और उनके अकॉर्डिंगली मान लीजिए हमारा ये यहाँ से स्टार्ट होता है, कहीं से भी स्टार्ट होता है, उनके अकॉर्डिंगली दैट लिमिट तक का जो बजट लाइन होगा वो ऐसा होगा। मतलब अप टू 2 तक का जो बजट लाइन होगा वो इस प्रकार का होगा। आप सोचोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि अप टू 2 तक में जो प्राइस आ रहा है, गुड एक्स का प्राइस 80 है और गुड वाई का प्राइस
50 है। मतलब अगर तुम बोलते हो कि सर मुझे अगर इस लाइन का स्लोप चाहिए तो स्लोप का फॉर्मूला तो पी एक्स अपॉन में पी वाई होता है, सो दैट इज 80 अपॉन में 50। एम आई राइट हियर और नॉट? मतलब ओनली दिस लाइन, क्योंकि अप टू 2 यूनिट तक आई एम फेसिंग द गुड एक्स प्राइस इज 80। क्लियर है मेरी बात आपको? सिर्फ इस लाइन का अप टू 2 तक, सिर्फ 2 तक का जो प्राइस रेशियो आएगा वो 80/50 आएगा, और उसे कैलकुलेट कर सकते हो आप। ठीक है, इट इज 8/5। ठीक है, जनरली जो भी है वो। उसके बाद में आफ्टर दैट स्लोप में चेंजेस आ जाएंगे। यहां से किंग पॉइंट, दिस इज द किंग पॉइंट, और यहां से स्लोप चेंज हो जाएगा, और यहां के बाद जो प्राइस रेशियो आएगा, यहां के बाद जो आपका स्लोप आएगा दैट इज पी एक्स डैश बाय पी वाई, दैट इज 60 अपॉन में 50। बताओ क्या दिक्कत है आपको? अंडरस्टूड है मेरी बात ये वाली या नहीं? पहले ये बताओ, क्लियर है? मतलब यहां तक का तो स्लोप आपका 80/50 है, और यहां के बाद का जो स्लोप होगा वो 60/50 होगा। यही एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि तुम उसे बिल्कुल बच्चे की तरह चीजें सिखाओ। समझ में आई मेरी बात आपको? अब आप कहते हो कि सर ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना यहां से किंग हो रहा, सो दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लूं मैं, मतलब थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं आपको बता देता हूं, आपको ना रैंडमली ऐसे बनानी है। अगर मैं आपको एक बता दूं, ये और ये और ये, आपको ये ऐसे बनानी है। ठीक है, मतलब ये हो गया यहाँ पे 2, ये हो गया x, ये हो गया y, इसका स्लोप हो गया 80/60 नहीं 80/50, और इसका स्लोप हो गया 60/50। क्लियर है? ये थोड़ा सा किंक आपको दिख भी रहा है। बताओ क्या दिक्कत है आपको? इन्होंने इस पार्ट में यही बोला था, डिराइव द इक्वेशन एंड ड्रॉ द डायग्राम। बताओ क्लियर है ये बात? जल्दी से आप चीजों को नोट कर लीजिए। ठीक है, एनीवन? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, अगेन इन केस कहीं फंस रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टेंशन नहीं लेनी, उन सब चीज़ों को मार्क करके रखो, एंड आप सारे डाउट्स को इकट्ठा करके इंस्टीट्यूट पे आप टाइम लेकर आ सकते हो। मोस्ट वेलकम। ठीक है, आपको सर एग्जाम टाइमिंग में ट्रैवलिंग वगैरह ये, तो ऐसा करो कि जब आपको लगे कि मैं सारे डाउट्स आज क्लियर करूँगा या करूँगी, तो ऐसे कर लो, तो आपको ना वो प्रोडक्टिव भी लगेगा। ठीक है, आगे बात करें बेटा। अब हमारा बी पार्ट भी क्लियर हो गया, अब हम आएंगे सी पार्ट पर। सी पार्ट देखना जरा ध्यान से, क्या कहता है? कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ, हाँ ये कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्राइस ऑफर कर्व एंड द डिमांड कर्व फॉर द फॉलोइंग यूटिलिटी फंक्शंस, एंड यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मीन ऑफ 3x 2y। ठीक है, ये यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है। अब मैं आपको तक को बता देता हूँ, पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है, बट वो लोग यहाँ पे आपसे यूटिलिटी बदल सकते हैं। तो अगर आप में से जितने भी लोगों ने मेरा न्यूमेरिकल क्लास नहीं देखा है ना, जो पोर्टल पे अपलोडेड है, वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, वो ज़रूर देख लेना, उसके अंदर मैंने 10-12 प्रकार के क्वेश्चन करवा रखे हैं। आफ्टर दैट फिर कहते हैं प्राइस का पी एक्स है, इनकम एम है, गुड वाई का प्राइस पी वाई है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ कर्व एंड ऑल्सो ड्रॉ दी बोथ द कर्व्स, मतलब दोनों का ही आपको यहाँ पे कर्व्स भी बनाने हैं। ठीक है, चलो देख लिया आपने क्वेश्चन। अब आप एक काम कर लो, सिर्फ ये लिख लो, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मीन ऑफ 3x, 2y। यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मीन ऑफ 3x, 2y। लिख लीजिए इसको बेटा। अच्छा, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा जुड़े रहना है। ठीक है, लेफ्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जब तक हो तब तक मैं हूँ, आप नहीं हो तो फिर मैं भी नहीं हूँ। 2023 का पेपर कराऊंगा, 2021 का पेपर कराऊंगा, कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, बीच बीच में नॉलेज भी आपको दूंगा। तो जब तक क्लास चलेगी, मोस्ट प्रोबेबली आपका 2:30 बजे तक की तो चलेगी, 2 से 2:30, अभी तो 1 बज रहा है। ठीक है, 2 से 2:30 तक चलेगी। नाउ सी पार्ट, वी हैव द यूटिलिटी फंक्शन मिनिमम ऑफ
3x, 2y, और उन्होंने आपसे यहाँ पे दो चीज़ें पूछी हैं। एक तो पूछी है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्राइस ऑफर कर्व। एक्चुअली होता क्या है, ये ना एग्जामिनर बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा चालाक है एग्जामिनर। उसको ना पता है कि तुम लोग कंफ्यूज कहाँ पे हुए होंगे। जब तुम लोग पढ़ रहे होंगे ना, पढ़ाई कर रहे होंगे, जब तुमने प्राइस ऑफर कर्व पढ़ा था तो तुम्हें प्राइस ऑफर कर्व में ये सिखाया गया था ना कि जैसे जैसे प्राइजेस बदलेंगे, ठीक है, प्राइस बदलेंगे, वैसे में से मेरा डिमांड पे किस प्रकार, या आप कह सकते हो एक्स और वाई में प्राइस बदलने से किस प्रकार का रिलेशनशिप होगा। मान लो गुड एक्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा ऑब्वियस ही बात है आईसी चेंज होगा। और अगर इंडिफरेंस कर्व चेंज हो रहा है मेरा, लेट अस सपोज, तो मेरा जो रिलेशनशिप है बिटवीन एक्स एंड वाई वो भी चेंज हो रहा है। तो जो अगर तुमने वेल बिहेव्ड में या कॉप डगलर में सीखा था वहाँ पे एक अलग रिजल्ट था पीओसी के लिए। जब तुमने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में सीखा था वहाँ पे एक अलग रिजल्ट था पीओसी के लिए। तुमने क्वाज़ाई लीनियर में सीखा था वहाँ पे अलग रिजल्ट था। ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे अलग रिजल्ट और यहाँ पे सबसे यूनिक रिजल्ट है। ये कैसा प्रेफरेंस है, ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो है, ये ऐसा प्रेफरेंस है जो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज को वायलेट करता है। लॉ ऑफ डिमांड वायलेट होता है यहाँ पर, समझ रहे हो मेरी बात। बहुत सारे प्रकार के, मतलब यहाँ पे ट्रेड ऑफ भी नहीं होता, एमआरएस भी नहीं होता, सेक्रीफाइस गेन भी नहीं होता, तब भी कमोडिटी गुड रहती हैं, ठीक है। तो ये खतरे की घंटी है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको मेन बात बता देता हूँ। उन्होंने पीओसी के लिए बोला है, कैसे सॉल्व करना है वो आप समझ लीजिएगा। टेक्निकली मुझे पता है अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूँगा तो होता क्या है कि मुझे नहीं पता कि ये वाला मीन है या फिर ये वाला मीन है। तो मैं कहूँगा एक बार मेरी यूटिलिटी 3x के बराबर है, एक बार मेरी यूटिलिटी 2y के बराबर है। मतलब यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मीन ऑफ 3x, 2y जो है उसमें एक बार मेरी यूटिलिटी 3x के बराबर है, एक बार मेरी यूटिलिटी 2y के बराबर है, और यूटिलिटी दोनों सेम है। तो ये 3x जो है वो 2y के इक्वल होगा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल्स टू 2/3y, तो यहाँ पे आपको x और y का एक रिलेशनशिप मिल गया। अब तुम इसको थोड़ा डायग्राम से पहले देख लो एक बार मेरे साथ में। जैसे मान लो मैंने डायग्राम बनाया ये, और लेट अस सपोज ये मेरा हो गया इंडिफरेंस कर्व, ठीक है बेटा, ये मेरा इंडिफरेंस कर्व हो गया, और ये हो गई मेरी एक बजट लाइन, ठीक है। दिस इज माई बजट लाइन, ठीक है बेटा, ये मेरी होगी बजट लाइन। और बजट लाइन आपको पता है इस किंग पॉइंट पे कट करेगी, और ये मेरा ऑप्टिमम भी हो गया। चलो ऑप्टिमम की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन जनरली ये हो गया। मान लो किसी भी रीज़न से हमारी बजट लाइन आगे पिवट हो जाती है, आगे चली जाती है। टेक्निकल आप ऐसा मान लो कि प्राइस कम हो गया गुड एक्स के, है ना। इतनी तो बातें आपने पढ़ी भी होगी कि गुड एक्स के प्राइस कम हो गए। अब मेरा नया इंडिफरेंस कर्व बनना है, ऑब्वियस ही बात है, नया इंडिफरेंस कर्व बनना है नए वाली बजट लाइन पर जो स्ट्रेट लाइन है। तो वो किस प्रकार बनेगा, तो वो देखो ध्यान से, वो इस तरीके से बनेगा जैसे इस वाले पॉइंट पर एक्स और वाई का एक रिलेशनशिप है, इस वाले पॉइंट पर एक्स और वाई का एक रिलेशनशिप है। तो जो रिलेशनशिप इस पॉइंट पर होगा, नया आईसी उस प्रकार बनेगा कि यही रिलेशनशिप मुझे आगे भी दिखे। आप बोलो सर रिलेशनशिप आगे भी दिखे, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं y को 1 यूनिट बढ़ाता हूं तो x मेरा 2/3 यूनिट बढ़ रहा है पॉजिटिव, और अगर मैं y को 2 यूनिट बढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियस बात है जो मेरा x बढ़ेगा वो 2 यूनिट ये बढ़ रहा है और 2/3 मल्टीपल है। मतलब ये फ्रैक्शन सेम रहना चाहिए इसमें हमेशा। ये फ्रैक्शन ये तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मेरा नया आईसी बनेगा, मान लो मेरा नया इंडिफरेंस कर्व बना, वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और मान लो किसी भी रीज़न से मेरी बजट लाइन फिर से चेंज हो गई, मान लो किसी भी रीज़न से
एक मिनट, ठीक है। अरे यार, ओके। तो अब जो मेरा नया इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो अगेन यहां से ये बनेगा। तो होगा क्या, हमेशा जो मेरा इंडिफरेंस कर्व बनेगा मेरी नए वाली बजट लाइन पे इस तरीके से बनेगा कि वो इस लाइन को हमेशा सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो मैंने लाइन बना दी है, दैट लाइन इज बेसिकली नोन एज आवर पीओसी। मतलब दिस इज द एक्सेप्शनल केस। अदरवाइज अगर आप कॉप डगलस की बात करते हो तो वहां पे प्राइस ऑफ अ कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए प्राइस का रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पीओसी का मतलब हो जाता है आसान भाषा में, इन अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिस इक्वेशन इज सिमिलर एज एक्सपेंशन पाथ। अब एक छोटा सा नोट लिख लेना मेरे साथ में कि इक्वेशन ऑफ पीओसी इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ। अब आप बोलो सर इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है एक्सपेंशन पाथ का मतलब अगर मेरा y बढ़ता है तो मेरा x में एक रिलेशनशिप होगा। मतलब y अगर बढ़ेगा तो x भी मेरा इंक्रीज करेगा, बट किसी प्रपोर्शन के साथ। तो अगर कोई प्रपोर्शन फिक्स्ड हो गया तो उस चीज को आप एक्सपेंशन पाथ का नाम दोगे। इन केस पेपर में अगर आ जाता है डिराइव द इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ, तब भी आप इक्वेशन ऑफ पीओसी की ही बात कर रहे हो। क्लियर है ये मेरी बात? आपको समझ में आ गई है मेरी बात आपको? तो पहले तो उन्होंने मुझे कहा था कि इसका पीओसी बताओ और इसका डायग्राम बताओ। तो आपने पहले इसको नोट कर लो अच्छे से। आपने इसका पीओसी बता दिया, पीओसी की इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पीओसी, इक्वेशन ऑफ पीओसी, ठीक है। दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ पीओसी। ठीक है बेटा, इक्वेशन ऑफ पीओसी। समझ में आ गई मेरी बात आपको? आगे बढ़ते हैं। अब आप ज़रा ये वाला पार्ट देख लीजिए, ये हो गया। अब वो इसमें क्या एक चीज़ और बोल रहे थे हम लोगों से, ज़रा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में। एक तो ये हो गया था एंड डिमांड कर्व, ठीक है। तो हमें एक तो डिमांड इक्वेशन निकालनी है और एक डिमांड कर्व भी बताने हैं। डिमांड इक्वेशन भी बतानी है और एक हमें डिमांड कर्व भी बताने हैं। क्लियर है? डिमांड इक्वेशन एंड डिमांड कर्व। चलो सॉल्व कर लेते हैं, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। अब हमें यहाँ पे डिमांड इक्वेशन भी बता दी, डिमांड कर्व भी बताने हैं। तो लेट अस सपोज हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन है मिनिमम ऑफ 3x, 2y। यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 3x, 2y, ठीक है। एंड वी हैव द बजट कंस्ट्रेंट px इंटू एक्स, py इंटू वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू m। हम जनरली इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमें पता है एट इक्विलिब्रियम जो 3x होता है वो 2y के बराबर होता है। तो x इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3y, जो x होता है वो 2/3 इंटू वाई है। और इसको मैं पुट कर दूंगा, पुट दिस वैल्यू इन द बजट इक्वेशन, ठीक है बेटा। इस वैल्यू को मैं बजट इक्वेशन के अंदर प्लॉट कर दूंगा। तो मान लीजिए मैंने अगर यहां पे पुट कर दी px इंटू एक्स, px इंटू एक्स प्लस का py इंटू वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू m। और मान लीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो px को x रहने दिया, इसकी जगह रख दिया मैंने 2/3y प्लस का py इंटू वाई। देखो फॉर इक्विलिब्रियम मैं इसको इज इक्वल टू लिख दूंगा, ठीक है। एक सजेशन दूंगा लिखने में ना, आप जैसे आप खुद देखो कि पहले यहाँ पे इनइक्वालिटी थी और अब यहाँ पे इक्वालिटी हो गई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ये लिख रहे हो तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो एग्जैक्टली इनकम के बराबर है। योर एक्सपेंडिचर, दिस इज योर एक्सपेंडिचर, दिस इज योर एक्सपेंडिचर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू योर इनकम। तो वो बेटा आपके इनकम के बेसिकली यहाँ पे बराबर है, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करते हैं, यू कैन टेक y एज अ कॉमन, तो यहाँ पे आ गया 2px प्लस का 3py अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू m एंड y इज इक्वल्स टू 3m अपॉन में 2px प्लस का 3py।
सिमिलरली अगर मुझसे को बोलता है कि आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू थी 2/3 इंटू वाई 2/3 और y की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे 3m अपॉन में 2px प्लस का 3py। ठीक है, 3 से 3 गया तो x इज इक्वल्स टू 2m अपॉन में 2px प्लस का 3py और एक हो गया y इज इक्वल्स टू 3m अपॉन में 2px प्लस का 3py। गॉट इट? सो दीज आर दी बेसिकली डिमांड इक्वेशंस। और जब हम इस डिमांड इक्वेशन के कर्व की बात करेंगे तो वो भी हम बात कर लेते हैं। पहले आप इतना समझ लो अच्छे से क्या क्या मैं भी बात कर रहा हूँ इधर। दिस इज बेसिकली डिमांड इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात आपको? डिमांड इक्वेशन। अच्छा, अब मुझे इसका डायग्राम बनाना है, तो कैसा डायग्राम बनाऊंगा मैं? तो कुछ सिंपल से लॉजिक है, तुम्हें आती हैं सब बातें। अगर तुम यहाँ पे x का डिमांड कर्व बनाओ, ये x के लिए हो गया और ये y के लिए हो गया। ठीक है, तो आपको पता है दिस इज गुड x और ये उसका प्राइस ऑफ गुड x, दिस इज प्राइस ऑफ गुड y एंड ये y। अगर आप देखो तो जनरली जो px है वो डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे जो py है वो, मतलब हमें ना ओन गुड्स डिमांड बनाना है। मतलब अगर गुड y की डिमांड कर्व बना रहा हूँ तो मैं गुड y का प्राइस देखूंगा, गुड x के डिमांड कर्व बना रहा हूँ तो गुड x का प्राइस देखूंगा। तो दोनों ही केस में गुड x की बात करो तो वो भी डिनोमिनेटर में, गुड y की बात करो तो उसका भी प्राइस डिनोमिनेटर में। तो इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मतलब ये कुछ इस प्रकार का बन जाना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात आपको? तो दीज आर दी बेसिकली डिमांड कर्व। ये पेपर में उन्होंने पूछा है और उन्होंने बोला दोनों के डिमांड कर्व बनाओ, दोनों के डिमांड कर्व बनाओ। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को? अंडरस्टूड है? बढ़िया तरीके से हमने क्वेश्चन ये वाला कर लिया। आप जल्दी से मेरे साथ साथ नोट करते रहना बेटा। यहाँ तक नोट कर लिया, आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे डी पार्ट। ज़रा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पे डी पार्ट में कहते हैं ड्रॉ द इंडिफरेंस मैप्स ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी फंक्शंस एंड ऑल्सो इंडिकेट द प्रेफरेंस डायरेक्शन। ये इन्होंने दो आपको प्रेफरेंसेस दिए। एक दे रखा है यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एक्स, जो लीनियर दे रखा है। एक दे रखा है यूटिलिटी इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स माइनस का वाई। है तो ये भी लीनियर, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो एक तो आपसे वो इंडिफरेंस मैप पूछ रहे हैं, मतलब इंडिफरेंस कर्व आईसी बनाना, वो 3 आईसी बना देना। ठीक है, एक से ज़्यादा आईसी, 3 आईसी बना देना और बस। और साथ साथ उसका डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं। डायरेक्शन का मतलब यही होता है कि यूटिलिटी मैक्सिमम क्या जो बेसिकली कब होगी। देखो डायरेक्शन इधर माइनस है इधर प्लस है, तो जनरल सी बात है मेरे को अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है, बढ़ानी है। तो मेरी यूटिलिटी बढ़ेगी कब? ये तो अंडरस्टूड देख के पता लग रहा है। अगर मैं x को बढ़ाऊंगा तो मेरी यूटिलिटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे मुझे x को कम करना पड़ेगा तब मेरी यूटिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। नॉट बिटवीन x एंड y, इट्स बिटवीन यूटिलिटी एंड द वेरिएबल एंड द गुड्स। ठीक है, क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे? चलो अब जरा देख लेते हैं इसको भी। डी पार्ट है ये। यूटिलिटी मेरे पास है x। सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। यूटिलिटी है मेरा u इज इक्वल्स टू एक्स। अब कैसे करूँ मैं इसको सॉल्व? एक बात बताओ मुझे छोटी सी, अगर मेरी यूटिलिटी सिर्फ x पे डिपेंड है तो इसका मतलब y के बारे में मेरा क्या इंट्यूशन होना चाहिए? y के बारे में मेरे क्या ख्यालात होने चाहिए? y कैसा होना चाहिए? y यहाँ पे इन्फीरियर होना चाहिए, y यहाँ पे नॉर्मल होना चाहिए, y यहाँ पे गुड होना चाहिए, y यहाँ पे बैड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए y? क्या आपको क्या लग रहा है? आज एक बात सिखा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि इन्होंने क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन को देखो तो हाँ क्वेश्चन में ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन जनरली जो हमारी यूटिलिटी फंक्शन होता है वो 2 गुड्स इकोनॉमी केस होता है। यूटिलिटी ऑफ एक्स वाई ऐसा होता है, यूटिलिटी ऑफ एक्स वाई होता है। इट्स अ 2 गुड्स इकोनॉमी केस हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे y तो है ही नहीं।
अगर y नहीं है लेकिन वो y का फ्री फंक्शन बोलेंगे तो यू हैव टू एज्यूम दैट y इज अ न्यूट्रल। y यहाँ पे न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब योर यूटिलिटी डजंट अफेक्टेड बाय द y कमोडिटी, इट ओनली अफेक्ट बाय द कमोडिटी x। सिर्फ कमोडिटी x से वो अफेक्ट हो रहा है, y से वो अफेक्ट नहीं हो रहा। अब आप अगर यहाँ पे इसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x निकालते हो तो ऑब्वियसली बात है 1 है, मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि अगर आप x को बढ़ाओगे तो आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी। तो जो इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग में मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, क्योंकि आपसे डायग्राम बोला है तो आप डायग्राम से समझिएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया इधर, सो ये हो गया मेरे लिए जनरल एग्जांपल गुड y, ये हो गया गुड x, और अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो दिस इज माई द यूटिलिटी कर्व। आप बोलोगे सर क्या यूटिलिटी कर्व, ध्यान रखना दिस इज द यूटिलिटी कर्व एंड गुड y यहाँ पे न्यूट्रल है, सो डजंट मैटर वट एवर द अमाउंट वी कैन कंज्यूम, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरी जो यूटिलिटी ऑफ गुड x है वो मैटर करती है, ठीक है, दैट्स मैटर, वो मैटर यहाँ पे डेफिनेटली करती है, बट मेरा y मैटर नहीं करता। क्लियर है ये मेरी बात आप लोगों को? बढ़िया तरीके से बताओ, क्लियर है ना? अब एक तो हो गया, उन्होंने बोला था मैप, तो मैप में ऑब्वियसली बात है 3 बना दो। अब ये तो होगा इंडिफरेंस कर्व या यूटिलिटी कर्व। ध्यान रखना IC इज द, ये बात आप लिख के रखना हमेशा, जो इंडिफरेंस कर्व होता है इट इज द लेवल कर्व ऑफ यूटिलिटी। अच्छे अच्छे लोगों को ये बात नहीं पता होगी, ठीक है, बढ़िया बढ़िया लोगों को ये वाली बात नहीं पता होगी कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो लेवल कर्व होता है। हाँ, जो पढ़े लिखा है उसको पता होगा सब कुछ। जो IC होता है इट्स अ लेवल कर्व ऑफ यूटिलिटी। जितने लोग मेरी क्लास अभी देख रहे हैं, दिमाग में रख लेना कि इंडिफरेंस कर्व को अगर कहीं पर थ्योरेटिकल वे में लिख रहे हो तो IC इज नॉट द कर्व ऑफ द यूटिलिटी। आपको यहाँ पे लेवल वर्ड यूज करना है, लेवल कर्व ऑफ यूटिलिटी। अब जब वो कहते हैं आपसे डायरेक्शन, तो जब आपने देखा कि MUX आपका 1 मतलब पॉजिटिव है, तो वो डायरेक्शन आपका इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग होने का मतलब डायरेक्शन आपका इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब आपकी यूटिलिटी इंक्रीज करेगी जितना आप x को बढ़ाओगे, जितना ये इधर की तरफ जाएगा आपकी यूटिलिटी इंक्रीज करेगी। समझ में आई है मेरी बात आप लोगों को? बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। चलिए, मैंने एक पार्ट बात कर ली, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, आगे बात करें। सेकंड पार्ट, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू, मतलब ऐसे कर लिख लेते हैं हम इसको, यूटिलिटी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स माइनस का वाई। ठीक है, इट्स माइनस का एक्स एंड माइनस का वाई। देखो सबसे पहली बात अगर आप इसका MUX निकालते हो वो आएगा माइनस का 1, ये आएगा नेगेटिव। MUY निकालते हो वो आ गया माइनस का 1 नेगेटिव। इसका मतलब MUX भी बैड कमोडिटी है, इट्स अ बैड कमोडिटी। बैड कमोडिटी का मतलब लेस इज बेटर, और ये भी बैड कमोडिटी, इसका मतलब होता है लेस इज बेटर, जितना कम कंज्यूम करो उतना अच्छा है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसका डायग्राम कैसे बनाएं? देखो पहली तो चीज़ आप अपने माइंड में ये रखना कि डायग्राम बनाने में ना, अब आप देखो आपको पता होगा कि हम लोग ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ये बात तो पता है ना आपको, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और आपको पता होगा मैंने इनिशियली एक बात लिखी थी कि कोई भी गुड्स आप नेगेटिव कंज्यूम नहीं करोगे, आप कंज्यूम तो उसको पॉजिटिव में ही करोगे, आप कंज्यूम उसको पॉजिटिवली ही करोगे, मतलब एक्स को भी तुम पॉजिटिव लोगे। जैसे मान लो समोसा है, समोसा अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, डॉक्टर कहते हैं ये ब्रेड पकौड़ा अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, ये उनके अकॉर्डिंगली पिज्ज़ा अच्छा नहीं है, बर्गर अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ बैड है। मान लो लेस इज बेटर, कहते हैं ना कि ठीक है स्ट्रीट फूड खाओ बट कम से कम खाओ, है ना, लेस इज बेटर, जितना कम खाओगे उतना अच्छा है, मना बिल्कुल नहीं कर रहे, तो लेस इज बेटर। तो आप
कंज्यूम तो पॉजिटिव कर रहे हो, इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनना है। लेकिन अब ऐसा मैं क्या लिखूं, ऐसा मैं क्या ड्रॉ करूं जिससे कि ये मेरा माइनस साइन एक्सप्लेन हो जाए। तो देखो यही चीज़ इन्होंने बोली है। सबसे पहले तो मैं डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, दैट सपोज यहाँ पर जैसे हमारे पास में यूटिलिटी है माइनस का एक्स माइनस का वाई, वी कैन टेक माइनस एज अ कॉमन, तो इट बिकम्स एक्स प्लस का वाई। तो अब ये आपके सामने आ गया। अब आप यहाँ पे डायग्राम बनाओ, दिस इज वाई दिस इज एक्स, ठीक है, दिस इज वाई दिस इज एक्स। और हाइपोथेटिकली ये बनेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन, एग्री करते हो इस बात से। लेकिन ये जो माइनस साइन है ये डायरेक्शन बता देगा। ये क्या डायरेक्शन बताएगा कि जितना एक्स या वाई को आप कम कंज्यूम करोगे उतना आपके लिए बेटर है। इसका मतलब हो गया कि आपके जो दूसरे, मान लो जो IC ऐसे बने, ये बना या ये बना, जितना आप टूवर्ड्स ओरिजिन होंगे आपके लिए उतना बेटर है। जितना हम टूवर्ड्स ओरिजिन है हमारे लिए उतना ही यहाँ पे बेटर है। जितना हम टूवर्ड्स ओरिजिन है हमारे लिए उतना ही यहाँ पर बेटर है। समझ में आई है मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से? सो इन्होंने क्वेश्चन ही क्यों दिया आपको, इसी वजह से क्वेश्चन दिया है आपको। और दूसरी बात हम लोग ये लिख देंगे यहाँ पे कि x इज अ बैड कमोडिटी एंड y इज अ बैड कमोडिटी। समझ में आई मेरी बात? x भी बैड है और y भी बैड है और हमें टूवर्ड्स ओरिजिन आना है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एंड नो डाउट दिस इज द इंडिफरेंस कर्व। अब आप बोलो सर अगर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता तब भी ऐसे बनता, हाँ ये तब भी ऐसे बनता, लेकिन बस फर्क क्या हो जाता है, अगर उसमें डायरेक्शन पूछते तो इसका तो डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन है, और उसका डायरेक्शन आगे की तरफ होता, अवे फ्रॉम ओरिजिन होता। इंडिफरेंस कर्व हमेशा अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है व्हेन द कमोडिटीज आर गुड, ठीक है, जब कमोडिटी आपकी अच्छी होंगी तो हमारा इंटरेस्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करना, जिससे मेरी यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमाइज हो पाए। अंडरस्टूड? समझ में आई मेरी बात आपको? पहले आप इसको बड़ा जल्दी से नोट कर लो, बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लो। क्लियर? अब हम देखेंगे, हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। तो हमने टेक्निकली मोरलेस 40-45 मिनट में ये देखो, मैं समझा रहा हूँ इसलिए समय लगा है, अदरवाइज सॉल्व करने में तो 1/4 टाइम लगेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पहले ये पार्ट पढ़ लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो ना बेटा, क्योंकि आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 में बजट कंस्ट्रेंट है और वहाँ पे आपका टैक्स थ्योरी भी दे रखा है थोड़ा सा, ठीक है, जनरली टैक्स कंसेप्ट्स हैं। तो अब डेफिनेटली वो टैक्स से रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे। आपने अभी तक क्वांटिटी टैक्स के बारे में सुना होगा, प्रोपोर्शनल टैक्स के बारे में सुना होगा, परसेंटेज टैक्स के बारे में सुना होगा, लमसम टैक्स के बारे में सुना होगा, स्पेसिफिक टैक्स, मतलब इस प्रकार के टैक्सेस के बारे में सुना होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट इन लोगों ने आपको जनरलाइज्ड दे दिया। जनरलाइज्ड का मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा आप लोगों की जीके स्ट्रांग होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में। और वो कैसे स्ट्रांग होती है, जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं हम लोग तो बीच बीच में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बातें डिस्कस करते हैं। वो उस टाइम तो हमें लग रही होती है कि काम की नहीं है यार, ऐसे फालतू बात चल रही है, बट वो लाइफ में कभी ना कभी इस्तेमाल हो जाती है। तो आप लोगों को ये वही क्वेश्चन है। अब वो देखो, पहले तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसके बारे में मैं आपको थ्योरी में ही समझाऊंगा, ठीक है। वो कहते हैं हाउ अ फ्लैट टैक्स ऑन इनकम अच्छा काम करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसे एक बार रीड करो, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक लो क्योंकि अभी एक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू, क्योंकि 1-2 बच्चों का है कि सर थोड़ा ब्रेक, तो 2 मिनट का ब्रेक है। आप इतने पानी में नहीं पी लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, 2 मिनट के अंदर। हाँ जी बेटा शुरू करें, चलिए 2 मिनट का ब्रेक हो गया। वो एक्चुअली 1-2 स्टूडेंट का मैसेज था कि सर 2 मिनट का ब्रेक दे दो, है ना, उस वजह से भी दे दिया था। अब जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ना 2 वर्ड्स पे फोकस करो। पहला वर्ड है ये, दैट इज हाउ अ फ्लैट टैक्स ऑन इनकम वुड बी मेक द कंज्यूमर बेटर ऑफ एज वेल एज ब्रिंग मोर रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट कंपेयर टू
टू ब्रैकेट प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। अब देखो समझो इस बात को, यहाँ पे इन्होंने दो टैक्स की बात करी, एक है फ्लैट टैक्स, इसको आप फिक्स टैक्स भी कह सकते हो, फ्लैट टैक्स भी कह सकते हो, ठीक है, जो होता है कमोडिटी पर। एक है प्रोग्रेसिव टैक्स, और ये दोनों इनकम टैक्स है। वो ये कह रहे हैं कि पहली बात ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा टैक्स बेटर है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखो जब भी गवर्नमेंट की बात आती है ना दोस्तों, चाहे आप इंडियन गवर्नमेंट की बात कर लो, तो ऐसा नहीं है कि बस गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू सोचती है और ठान क्या टैक्स बढ़ा देगी, नहीं, गवर्नमेंट को ना वेलफेयर के बारे में भी सोचना होता है। वेलफेयर मतलब हम ही लोग होते हैं, आप और मैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं वेलफेयर की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये कहती है कि हम टैक्स तो रखेंगे, लेकिन हम उतना वो रखेंगे जो आप लोगों को भी फीजिबल हो और हमारे लिए भी फीजिबल हो। लोग ये चाहेंगे कि हमसे कुछ भी टैक्स ना रखवाओ, है ना, वो भी तो फीजिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे दोनों का ख्याल करना है। क्वेश्चन यहाँ पे पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल है। मैं सजेशन दूंगा कि आप एक बार इसको अपने एंड पे भी देखना। मैं आपको ना फ्लैट टैक्स मतलब इस क्वेश्चन का मैं टेक्निकल वे में आंसर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, कि अगर एग्जाम में आ जाता देन हाउ टू राइट द आंसर, ठीक है। और डायग्राम वगैरह मैटर नहीं कर, मतलब डायग्राम उन्होंने बोला बनाना है आपको, आप बना सकते हो इजीली अगर आपको समझ में आ गया कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग बिठा लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द बोथ टाइप ऑफ टैक्सेस, ठीक है, दोनों प्रकार के टैक्सेस का मतलब क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट, जब वो कहते हैं फ्लैट टैक्स सिस्टम। अब फ्लैट टैक्स सिस्टम का मतलब हो जाता है कि किसी भी कंज्यूमर की या किसी भी इंडिविजुअल की कितनी भी इनकम हो, वट एवर द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, कोई भी इनकम लेवल हो, उस पर एक फिक्स टैक्स चार्ज किया जाएगा, एक फिक्स एक परसेंटेज आ जाएगा कि आपको इतना परसेंट टैक्स आपको देना है, डजंट मैटर कि आपकी इनकम कितनी है। अब इस बात को ऐसा मान लो जैसे मैं हूँ, मैं 10% का टैक्स दे रहा हूँ और मेरे सामने मुकेश अंबानी है, वो भी 10% का टैक्स दे रहा है। हाँ, रेवेन्यू टर्म्स में फाइन कि मेरी इनकम का 10% और मुकेश अंबानी की इनकम का 10%, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। बट फ्लैट टैक्स का मतलब ये हो गया कि इकोनॉमी में वन टैक्स पॉलिसी है, डजंट मैटर हु अर्न्स मोर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और हु अर्न्स लेस। यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम कब आ जाती है फ्लैट टैक्स में, मतलब जैसे कि आपको पता है फ्लैट टैक्स का मतलब एक फिक्स टैक्स हो गया, फ्लैट टैक्स जो है चार्ज किया जा रहा है कोई भी पर्सन हो उससे, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि मान लीजिए मेरी इनकम कम हो गई, मतलब पहले के मुकाबले मैं कम अर्न कर रहा हूँ, तो तब भी मुझे अपना फिक्स वही परसेंटेज पे करना है, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक भी इसके अंदर कि अगर मेरी इनकम कम है तो तब भी मुझे उतना ही टैक्स पे करना है, लेकिन जब मेरी इनकम ज़्यादा हो रही है तब भी मुझे सेम ही टैक्स रेट पे करना है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि देयर इज नो एनी टैक्स डिफरेंसेस विच इज बेस्ड ऑन द इनकम लेवल। तो आप ये कह सकते हो कि जो फ्लैट टैक्स है इट इम्पोजेस द सेम टैक्स रेट ऑन ऑल इनकम लेवल, वट एवर द इनकम लेवल, ठीक है। मान लो आपका जो फ्लैट टैक्स रेट है वो है 20%। अब किसी पर्सन की जो इनकम है मान लो वो है 10,000, तो वो जो टैक्स पे कर रहा है वो 20% पे कर रहा है, मतलब जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो रहा होगा इट इज़ व्हाट, दैट इज़ 2,000। लेकिन अगर किसी की इनकम है 1 लाख, टैक्स से अगेन 20%, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो जाएगा 20,000। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे इस तरीके से फ़ायदा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, और हमें भी फ़ायदा रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैट टैक्स ये रहता है। और जो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, जो अभी पहले ना मैं फ्लैट टैक्स के बारे में 1-2 बातें और बता देता हूँ, फिर मैं प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ना, इनका बेसिकली मतलब क्या, उन्होंने कहते हैं मेक द कंज्यूमर बेटर ऑफ। वो एक उन्होंने ये नहीं बोला कि एक्सप्लेन प्रोग्रेसिव, उन्होंने मेनली फ्लैट टैक्स को एक्सप्लेन करवाया है।
उन्होंने बोला है कि कंज्यूमर बेटर ऑफ होता है एज वेल एज ब्रिंग मोर रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, यानी फ्लैट टैक्स रेट बेटर होता है एज कंपेयर टू प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स से। तो अब हमें क्या करना है, लिखने का तरीका, जब मैं फ्लैट टैक्स रेट की बात कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे फ्लैट टैक्स रेट के बेनिफिट्स बताने हैं। एक दो बेनिफिट बता दूं, मेरा आंसर थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा। और जब मैं अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ जो है प्रोग्रेसिव टैक्स इनकम की बात करूंगा तो उसके बेनिफिट नहीं बताने, उसके मुझे ड्रॉबैक बताना है। मतलब ये इफेक्टिव आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि फ्लैट टैक्स रेट का जो है कंपैरेटिवली बेटर है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा बता दो यहाँ पे बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स ऑफ द फ्लैट टैक्स रेट, किस प्रकार के बेनिफिट्स हैं। देखो सबसे पहली बात, ये सिंपलर टैक्स सिस्टम होता है। सबसे पहली बात ये सिंपलर टैक्स सिस्टम होता है। कैसे कह सकते हो आप, एक तो ये इजी टू कैलकुलेट होता है, इसको कैलकुलेट करना इजी, देखो मैंने कितनी आसानी से कैलकुलेट कर दिया आप लोगों के लिए, है ना, कितना इजी रहा मेरे लिए चीज़ों को कैलकुलेट करना। ठीक है, दूसरा इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये पहला बेनिफिट है, आपको लिखना पड़ेगा। सेकंड है इंसेंटिव टू वर्क, मतलब लोगों को काम करने में मोटिवेट करता है ये टैक्स सिस्टम। अभी जब मैं आपसे प्रोग्रेसिव की बात करूंगा ना, वो इसका उल्टा है, वो इसका उल्टा है। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। तो इसमें बेनिफिट है, लोगों को काम करने का प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि हम खूब काम करेंगे, हमें उतना ही टैक्स पे करना है जितना हमारे लोअर इनकम पे था। मतलब टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कंज्यूमर वेलफेयर हाई होता है। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा ये वाला कंसेप्ट। उसके बाद में हमारा है टू ब्रैकेट टैक्स रेट सिस्टम, जिसको हम लोग का नाम देते हैं प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। ठीक है, सेकंड है हमारा प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स या प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। क्या कह रहा है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट आप लोगों से? प्रोग्रेसिव टैक्स रेट आपसे हमसे ये कहता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज करेगी, किसी भी कंज्यूमर की, किसी भी इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज करेगी, तो जो टैक्स रेट होगा वो भी उसके साथ साथ पैरेलली इंक्रीज करेगा। तब यहाँ पे प्रोग्रेसिव है। जैसे एग्जांपल अब ध्यान रखना, जो टैक्स रेट होगा, टैक्स रेट इंक्रीजेस विद इनकम या विद इंक्रीज इन इनकम। जैसी इनकम में इंक्रीमेंट होगा वैसे आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज करेगा। मान लो मेरी इनकम है 10,000 रुपये, ठीक है, तो जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ वो 10% है। लेकिन अगर मेरी इनकम हो गई 1 लाख रुपए, तो जो टैक्स रेट हो गया वो 20% हो गया। ठीक है, या और ज़्यादा हो गया 30%, मतलब वो परसेंटेज बेसिकली बढ़ता गया। ठीक है, और अब तो श्रीमती सीतारमन जी की ऐसे ऐसे टैक्स पॉलिसीज़ हैं, अगर कभी मौका मिले आप लोगों को तो कभी टैक्स सिस्टम वगैरह पढ़ना। ठीक है, या पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, कोई भी अगर आपके आसपास या आपके ही रिलेशन में, आप खुद ही बिजनेस फैमिली से बिलोंग कर रहे हो या आसपास में कोई बिजनेस से रिलेट कर रहा है, उनसे पूछ लेना कि भाई टैक्सेस का क्या हिसाब किताब है, वो आपको बता देंगे कि टैक्सेस किस प्रकार चल रहा है। तो ये टैक्स सिस्टम से बेसिकली। ठीक है, अब आप क्या बता दो, इसके ड्रॉबैक बता दो बस यहाँ पे। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और एक डायग्राम बना देना आप, डायग्राम आप देखो कैसा बन सकता है। ठीक है, पहला ड्रॉबैक इसका रहेगा हाई, सबसे पहला ड्रॉबैक है देयर इज हाई मार्जिनल टैक्स रेट। ठीक है, मतलब एक्चुअली होता क्या है, ये ना रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस इंसेंटिव्स टू अर्न मोर, मतलब लोगों को ना ज़्यादा कमाने के मोटिवेशन को पीछे करता है, कम करता है। हाई मार्जिनल टैक्स रेट, जो इसका मार्जिनल टैक्स हाई होता है ना, उससे लोगों को ना इंसेंटिव टू अर्न मोर रिड्यूस होता है,
ठीक है, रिड्यूस करता है, और साथ साथ लोगों की प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होती है, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से, ठीक है। दूसरा, हाई कंप्लायंस कॉस्ट, ठीक है। और रही बात रेवेन्यू की, तो ध्यान रखना जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इन फ्लैट टैक्स सिस्टम, इन प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ध्यान रखना वो यहाँ इधर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपने पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ठीक ठाक लेवल पे उन्होंने यही चीज़ बोला था कि एक्सप्लेन करो, ठीक है, तो आपने ये चीज़ बता भी दी। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। तो एक ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अगर कोई भी चीज़ आपकी रह जाती है ना नोट करने में, तो ये तो यूट्यूब पर है, तो आप आफ्टर दैट उस टाइम को मार्क करके रखना, आप बाद में उस चीज़ को देख के नोट डाउन पूरा कर सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है वो नहीं कराना, आप में से बताएगा कोई क्यों? क्योंकि सिलेबस में नहीं है, इंटरटेम्पोरल चॉइसेस, ठीक है। अब हम करते, अच्छा सी पार्ट थ्योरेटिकल है। अब मैं आपको इसका शॉर्ट में टेक्निकल आंसर देता हूँ। ऑल्सो आप लोगों ने अगर चैप्टर नंबर 9 बाइंग एंड सेलिंग पढ़ा होगा, डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा वो, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, क्योंकि वहाँ पे एक अलग से हेडिंग बनी है, ओवर टाइम वेज रेट। देखो एक आसान सी बात उन्होंने बोली, उन्होंने बोला है विल एन इंक्रीज इन ओवर टाइम वेज रेट नेसेसरली लीड टू एन इंक्रीजेज इन लेबर सप्लाई। क्या ये ज़रूरी है कि अगर ओवर टाइम वेज बढ़ाते हो तो लेबर सप्लाई बढ़ जाएगा? क्या ये ज़रूरी है? नॉट नेसेसरली, ये ज़रूरी नहीं है। अब इसके पीछे का रीज़न देखो, मैं आपको थ्योरेटिकल वे में आंसर दे रहा हूँ शॉर्ट में। अगर आपने या पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको ये बात पता होगी। देखो होता क्या है इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, एक्चुअली हमारा एक लेबर सप्लाई होता है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा एक लेबर सप्लाई है, और ऑब्वियसली बात है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ माई वेजेस, ठीक है। और मान लो मैंने एग्जांपल आपको डायग्राम बताया, ठीक है, और मैंने बोला जैसे मान लो इधर आ गया हमारा वेजेस और इधर आ गया मेरा लेबर सप्लाई। तो कभी आपने शायद पढ़ा हुआ होगा तो आपने बैकवर्ड बेंडिंग वाला कंसेप्ट सुना होगा। बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब ये हो जाता है कि मेरी वेजेस इंक्रीज होती जा रही हैं, मेरी इनकम इंक्रीज होती जा रही है, बट मैं अब काम करना नहीं चाहता, मैं नहीं काम करना चाहता। तो वही ओवर टाइम वाला केस है, वही ओवर टाइम का भी केस है। ओवर टाइम में भी ये कि मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरी इनकम बढ़ रही है। ओवर टाइम मतलब मेरी वेज बढ़ रही है, क्योंकि देखो जो वेज होती है ना, वेज का इम्पैक्ट 2 जगह होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी बजट इक्वेशन बना के दिखाऊं, तो बजट इक्वेशन शायद अगर आपको, देखो मैं स्टैंडर्ड बजट इक्वेशन लिख रहा हूँ, अगर आपने वो कभी पढ़ी होगी तो शायद आपको याद होगा, ठीक है। दैट इज WR प्लस का PC लेस देन इक्वल्स टू WT प्लस का N। अगर आपको ये याद हो, लेबर सप्लाई की बजट कंस्ट्रेंट, लेबर मतलब हमारा माइक्रो इकोनॉमिक में बाइंग एंड सेलिंग में जो लेबर मार्केट है उसकी बजट कंस्ट्रेंट होता है। W इज द वेज रेट, R इज द रेस्ट, P इज द प्राइस, C इज द कंजम्पशन, W इज द वेज रेट, T इज द टाइम और N इज द नॉन लेबर इनकम। अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो PY को डिस्कस कर रहा हूँ। रही बात उसकी, अगर आप कहते हो कि सर हमने बजट इक्वेशन लेबर मार्केट वाली कुछ और पढ़ी है, तो वो आपने कुछ और नहीं पढ़ी, एक्चुअली आपने सिंबल्स अलग पढ़े होंगे। हो सकता है आपने यहाँ पे R की जगह L पढ़ लिया होगा, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। T की जगह यहाँ पे L बार दे रखा होगा, तो सिंबल है, एग्जाम में सिंबल बदल सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए मेरी वेज इंक्रीज हो रही है, तो वेज इंक्रीज के या ओवर टाइम हो रही है क्या कंबाइंड हो रही है, तो उसके 2 इम्पैक्ट पड़ेंगे। वेज इंक्रीज हो रही है, एक तो मेरा एक्सपेंडिचर साइड बढ़ रहा है, यानी ये बढ़ रहा है, और एक मेरा इनकम साइड बढ़ रहा है, यानी ये भी बढ़ रहा है। मतलब सोचो अगर मेरी वेजेस बढ़ रही है तो वेज बढ़ने पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी इंक्रीज होगा क्योंकि W यहाँ पर है, और राइट हैंड साइड भी इंक्रीज होगा क्योंकि W यहाँ पर है। अब अगर मैं एक्सपेंडिचर साइड की बात करूं तो एक्चुअली होगा क्या, मेरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होगा दैट इज मोर देन माय
ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट प्लस एंडोमेंट इनकम इफेक्ट। ध्यान रखना, मैं आपसे यहाँ पे सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में नहीं जा सकता मैं आपके साथ। इन दिस केस अगर वेजेस इंक्रीज करेगी तो लेबर सप्लाई डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब अगर मेरी वेजेस बढ़ेंगी, मुझे ओवर टाइम ऑफर होगा, तो ऑब्वियसली बात है मुझे लगेगा कि अगर मैं 2 घंटे और काम कर लूँ तो मुझे और पैसे मिल जाएंगे। अगर मैं 2 घंटे वो काम नहीं करूँगा तो मेरा थोड़ा बहुत सा नुकसान हो जाएगा, तो छोड़ो काम ही कर लेते हैं। अगर मेरी फीलिंग यही है कि और पैसे कमा लूँ मैं, ठीक है, मेरी फीलिंग यही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आराम करना थोड़ा सा कॉस्टली, क्योंकि अब जैसे एग्ज़ाम टाइम है, इस एग्ज़ाम टाइम में आप वेकेशंस पे चले जाओ, क्यों नहीं जा रहे? घूमने चले जाओ, शिमला वगैरह, मनाली चले जाओ, कितना अच्छा मौसम है, क्यों नहीं जा रहे इस टाइम? क्योंकि इस टाइम तुम्हारा आराम करना, मतलब ये रेस्ट ही हो गया, आराम करना बहुत कॉस्टली है, क्योंकि एग्ज़ाम सर पर है। समझ में आई मेरी बात? तो इन दिस केस लेबर सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लेस देन ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट प्लस का एंडोमेंट इनकम इफेक्ट, ऐसा होगा तो यहाँ पे वेजेस बढ़ने से लेबर सप्लाई कम होगी। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि ये ज़रूरी नहीं है। अब उनका क्वेश्चन इतना डिटेल नहीं है, उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि तुम ये सब चीज़ें बताओ। उनका एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या ओवर टाइम वेज की वजह से, ओवर टाइम का मतलब ये कि पहले से ज़्यादा तुम्हें देंगे हम, मतलब अगर कोई 10 रुपये पर आवर की वेज पे काम कर रहा है तो 15 रुपये पर एज मिलेगा, 15 रुपये पर आवर मिलेगा आफ्टर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे वेज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पैसे कमाने का ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि जैसे मेरी वेज बढ़ रही है, वेज बढ़ रही है तो मैं अमीर भी तो हो रहा हूँ, और जब मैं अमीर हो रहा हूँ तो मैं अमीर होने पर नॉर्मल कमोडिटीज़ कंज्यूम करता हूँ, और जब मैं नॉर्मल कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से जो आराम होगा, जो रेस्ट होगा वो नॉर्मल होगा। अब समझो, जो रेस्ट होगा, आराम होगा, वो नॉर्मल होगा। और अगर वो नॉर्मल है, अगर वो नॉर्मल है तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं रेस्ट को कंज्यूम करूँगा, रेस्ट मतलब आराम करूँगा, और अगर मैं आराम कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं काम नहीं कर रहा। तो इस वाले केस में उल्टा हो जाएगा। तो बेसिकली जब भी तुम कहते हो बैकवर्ड पेंडिंग, तो वो ये होता है, मतलब इसका जो ये वाला एरिया होता है, दिस इज द लेबर सप्लाई, तो इसका ये वाला एरिया वो होता है जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मोर देन ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट प्लस का एंडोमेंट इनकम इफेक्ट, और ये वाला जो एरिया होता है दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लेस देन ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट प्लस का एंडोमेंट इनकम इफेक्ट, ठीक है। मतलब ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब ये वाला एरिया वो है जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इससे ज़्यादा होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया से वो बैकवर्ड हो रहा है तो वाला एरिया इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये शो कर रहा है, उन्होंने बोला इज इट नेसेसरी, तो आप बोलोगे नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी एज वेजेस इंक्रीजेज और ओवर टाइम वेज ऑफर्ड देन कंज्यूमर डेफिनेटली start to work more. No, it is not necessary. There is a possibility that they can reduce the working hours. ठीक है, तो वो चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखना। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट इधर डिस्कस हो गया। अब वो जब कहते शो यूजिंग डायग्राम, तो मैंने बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का एक 4th पार्ट है कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन। 99% लोगों को इसका मीनिंग भी पता नहीं होगा। चलो मीनिंग का तो मैटर नहीं करता, मीनिंग तो बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे तो मान लीजिए कि हमें सोल्यूशन पता होना चाहिए, इसका सोल्यूशन भी पता नहीं होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट कर रहे हैं, जल्दी से आप इसको सॉल्व कर लो, वो इसको नोट कर लो और फिर इसको रीड कर लो, इसे जल्दी से फटाफट। रीड करिए बेटा। करें सॉल्व। क्या कहता है आपसे क्वेश्चन में? हाँ, कहते हैं सपोज अ कंज्यूमर कंज्यूम 2 गुड्स x एंड y, द यूटिलिटी फंक्शन इज दिस, u इज इक्वल टू 2 रूट x प्लस का y, लेट प्राइस ऑफ x बी 0.5 एंड द प्राइस ऑफ y ₹1 एंड इनकम इज 10। तो इनकम 10 है और गुड एक्स का प्राइस 0.5 है, ठीक है।
और यूटिलिटी हमारा क्वाज़ी लीनियर है। कहते हैं फाइंड इनिशियल इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर। रीड कर लिया आपने क्वेश्चन बेटा, फाइंड इनिशियल इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर। हैव यू रीड द क्वेश्चन? ठीक है, लिखूँ आगे क्वेश्चन के बारे में। चलिए क्वेश्चन के बारे में लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। सो वी हैव यूटिलिटी इज इक्वल्स टू 2√x प्लस का y एंड पी एक्स दे रखा है यहाँ पे 0.5 एंड पी वाई दे रखा है यहाँ पे मुझे 1। ऐसे था कुछ क्वेश्चन में 0.5 और 1, और इनकम दे रखा है 10 एंड इनकम दे रखा है यहाँ पे 10। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने ये। अब वो क्या कह रहा है बेटा आपसे, दे आस्क बेसिकली व्हाट, वो कहते हैं इनिशियल इक्विलिब्रियम निकालो। देखो ये जो क्वाज़ी लीनियर प्रेफरेंस है ना, मुझे पता नहीं कि पर्सनल इंट्यूशन ही होता है कि ये आता है पेपर में हमेशा, हर साल आ जाता है मोर और लेस। एक का साल छोड़ के अगर आप PYQ भी देखो ना तो ये कहीं ना कहीं आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने हिक्स अप्रोच पूछवा रहे हैं आपसे, तो ये दे दिया। कभी ये कहते हैं सिर्फ डिमांड फंक्शन निकालो, तब भी ये दे देते हैं। तो मतलब उससे पहले ये उधर दे देते थे जनरली चॉइसेस में, ठीक है। कभी उसमें IOC POC एंजल कर डिमांड कर में पूछ ले करते थे। तो ये प्रेफरेंस है ना क्वाज़ी लीनियर, ये ना सबसे चहीता प्रेफरेंस है इन लोगों का, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं ये। ठीक है, अब देखते हैं कैसा क्वेश्चन है ये, बढ़िया वाला है ना। चलो देखो, हमारे पास हमें अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व फॉर इक्विलिब्रियम। सो एट इक्विलिब्रियम देखो दो मेथड है, हम लोग यहाँ पे लेग्रांज मल्टीप्लायर भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ द लेग्रांज मल्टीप्लायर, बट नो नीड, हम सीधे सीधा इसको आसान तरीके से भी कर सकते हैं। हमने सबसे पहले इसका MRS निकाला, तो MRS का फॉर्मूला होता है MUX अपॉन में MUY। क्या होता है MRS का फॉर्मूला? MUX अपॉन में MUY। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हमें पता है इसका आ जाएगा 2 अपॉन में 2√x MUX, और MUY आ जाएगा 1, सो इट इज़ 1 अपॉन में √x। क्लियर? सो दिस इज 1 अपॉन में √x। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूँ प्राइस रेशियो, तो अभी तो प्राइस रेशियो आपका है PX बाय PY, सो इट इज 0.5 अपॉन में 1, सो दिस इज 0.5। क्लियर? क्लियर है मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से? एंड आफ्टर दैट हमें पता है कि जो MRS होगा वो प्राइस रेशियो के बराबर होगा, यानी MRS है मेरे पास यहाँ पे 1 अपॉन में √x, और ये है 0.5, ये 0.5 कह दूँ या फिर 1 अपॉन में 2 कह दूँ, तो ये हो गया x √x इज इक्वल टू 2, और यू कैन से दैट x इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है मेरी बात आपको? x इज इक्वल्स टू 4। बताओ कहाँ दिक्कत, क्या दिक्कत? हाँ जी बताइए, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? तो x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अच्छा अगर मुझे y चाहिए तो मेरे पास जो अब देखो बजट कंस्टेंट तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले, बजट कंस्टेंट, बजट इक्वेशन, तो वो है 0.5x प्लस का y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये आगे मेरे पास में ये वाली वैल्यू 0.5x प्लस का y इज इक्वल्स टू 10, 0.5x प्लस का y इज इक्वल्स टू 10। तो मैंने ये रख लिया 0.5x प्लस का y इज इक्वल्स टू 10, मैंने ये रख के देख लिया। ठीक है, सो x को रखा मैंने 4, तो y की वैल्यू हो गई 8 और x की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे 4। सो जो उन्होंने पहले पार्ट में कहा था ना हमसे, फाइंड द इनिशियल इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर, तो ये जो रिजल्ट है ना ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है। उन्होंने कहा था पहले पार्ट में सॉल्व द इनिशियल इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर, तो x 4 आ गया और y यहाँ पे 8 आ गया। बताओ यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत? सब ठीक ठाक चल रहा है? बढ़िया। ठीक है, तो x 4 आ गया और y 8 आ गया।
अब इसके बाद में चलो एक तो ये हो गया, उसके बाद में अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, हाँ फिर वो ये पार्ट हो गया। फिर वो कहते हैं फाइंड द न्यू इक्विलिब्रियम इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स टू 0.2। देखो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि आप न्यू इक्विलिब्रियम निकालो अगर डिमांड मेरी 0.2, अगर मेरा गुड एक्स का प्राइस 0.2 हो गया, ठीक है, तो सिंपल है। अब हमारा जो सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में न्यू प्राइस हो गया मेरे पास में, न्यू प्राइस ऑफ गुड एक्स इज दैट इज पी एक्स, ये हो गया 0.2। अब मुझे इक्विलिब्रियम चाहिए तो वही प्रोसीजर, एम आर एस इज इक्वल्स टू पी वन डैश बाई पी वाई दैट इज 0.2 बाय 1 दैट इज 0.2 और दैट 0.2 2 बाय 10 दैट इज 1/5। बिल्कुल आसान तरीके से रो, इट्स 1/5। और जो एम आर एस है वो है मेरा 1 में रूट एक्स, यानी ये हो गया 1/5। सॉल्व कर लिया आपने, रूट एक्स इज इक्वल्स टू 5 और यू कैन से दैट एक्स इज इक्वल्स टू 25। समझ में आ गई मेरी बात, x इज इक्वल्स टू 25, मतलब ये वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वी कैन सॉल्व y ऑल्सो। तो 0.2x, अब देखो मेरी न्यू बजट इक्वेशन क्या होगी, माई न्यू बजट इक्वेशन, ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सी बजट इक्वेशन को यूज़ करना है। सो माई न्यू बजट इक्वेशन इज व्हाट, दैट इज 0.2x प्लस का y इज इक्वल्स टू 10। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू रखी जनरली 25, तो 0.2 या 1/5 भी कह सकते हो। ठीक है जी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 1/5 इंटू 25 प्लस का y इज इक्वल्स टू 10, 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 25। बताओ क्या दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रकार की दिक्कत, बहुत आसान है ये तो, है ना, इजी है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। जल्दी से नोट कर लो बेटा यहाँ तक, फटाफट से नोट को, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर है, आगे बात करें। अब अगला पार्ट देख लेते हैं, ये सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देखो, कहते हैं यूजिंग हिक्सन टेक्निक डिकम्पोज द प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। ठीक है, आपको हिक्सन अप्रोच को यूज करके इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालना है और इसका इनकम इफेक्ट निकालना है। और पता है, मैं अगेन ये बात बोलूँगा, बहुत चालाक लोग होते हैं एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करते हैं। क्या आप देखना, जो मैं अभी सॉल्व करूँगा, क्योंकि ये कोसाई लीनियर है और कोसाई लीनियर में एक रिजल्ट कंफर्म होता है, मतलब एक्चुअली कोसाई लीनियर में ना यूटिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर दोनों गुड्स हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, और हिक्सन के लिए मुझे यूटिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो हमें जो डिमांड वैल्यूज़ होती हैं उन्हें यूटिलिटी के अंदर पुट करना होता है, बट तुम देखना यहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सॉल्व करता हूँ, आपको मैं पूरा फुल फ्लेज सॉल्व कर लूँ। बेसिकली हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट चाहिए और यहाँ पे हमें इनकम इफेक्ट चाहिए। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से। सो फॉर हिक्सन, ठीक है जी, फॉर हिक्सन देखो एक्चुअली है क्या, मैंने जो इनिशियल डिमांड निकाली थी, इनिशियल डिमांड का मतलब होता है जब प्राइजेस चेंज नहीं हुए थे, तो उस टाइमिंग में x की वैल्यू क्या थी, x 4 था और y मेरे पास 8 था। x क्या था 4 और y क्या था मेरा 8, x क्या था 4 और y क्या था 8। और अगर जनरली मैंने क्या करा, यूटिलिटी के अंदर पुट कर दिया 2√x प्लस का y, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 4 प्लस का 8, तो 2 to the 4, 4 प्लस 8 12, तो यूटिलिटी की वैल्यू आ गई 12 u0। वो बात अलग है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी हमें, लेकिन एग्जामिनर को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हमने यूटिलिटी निकाली है। अब वो कहते हैं कि एट न्यू प्राइस रेशियो हमारा इक्विलिब्रियम क्या आएगा,
अगेन MRS इज इक्वल्स टू PX डैश अपॉन में PY दैट इज 0.2। मतलब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में इनकम इफेक्ट 0 होगा। मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ बगैर सॉल्व करें। आप बोलो सर ऐसे कैसे बता दिया आपने? एक टेक्निक बताऊंगा इस क्वेश्चन को लिखने के बाद, एक टेक्निक ज़रा वो देखना ध्यान से। क्या ये आ गया 1/√x, ये आ गया 0.2। सॉल्व अगर मैं कर लेता हूँ तो x की वैल्यू आ गई 25। अब ये जो x है ना, इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा XH विच इज़ अ फंक्शन ऑफ P1 डैश x एंड U0। इसको मैं कुछ इस प्रकार लिखूंगा, मतलब PX डैश और U0। अगर कोई भी डिमांड फंक्शन मेरा यूटिलिटी का फंक्शन बन जाता है, गिवन यूटिलिटी फंक्शन बन जाता है, तो उसे मैं हिक्स डिमांड बोलता हूँ। क्या नाम देता हूँ उसे मैं? हिक्स डिमांड बोलता हूँ। कब बोलता हूँ? जब वही मेरा फंक्शन यूटिलिटी का फंक्शन बन जाए। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? यही मेरा फंक्शन किसका फंक्शन बन जाए बच्चा? यूटिलिटी का फंक्शन बन जाए। ठीक है। अब मैंने अगर, अब मेरे पास बोलते हैं व्हाट अबाउट द हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो उसके लिए क्या करना है? XH PX डैश U0 माइनस का X PX PY एंड इनकम। तो यह आ गया 25 माइनस का 5 ही था ना, नहीं 4 था। सो दिस इज हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या है बेटा ये? दैट इज हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ में आई ये मेरी बात आप लोगों को क्लियरली, है ना? चलो अब हम बात करेंगे x डबल डैश की, x डैश की, जो मैंने अभी ऊपर सॉल्व किया, मतलब एट न्यू प्राइस जो मैंने अभी ऊपर सॉल्व किया दैट इज 25। ज़रा ध्यान से देखना, ये जो मैंने ऊपर सॉल्व किया है दैट इज x डैश, दैट इज x डैश 25। ये जो ऊपर सॉल्व किया, क्योंकि जो ऊपर मैंने सॉल्व किया दिस इज माय फाइनल वैल्यू। ठीक है, दिस इज माय द प्राइस इफेक्ट जो मेरी बात आई थी। तो ये जो x की वैल्यू आई है ये 25, इसको मैं यूज़ करूँगा। अब अगर मैं यहाँ से x डैश में से XH को माइनस कर दूंगा, मतलब 25 में से 25 को माइनस कर दूंगा, सो दैट इज हिक्स इनकम इफेक्ट। अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों हो गया, ये तो 0 हो गया। तो हाँ, अगर आप इनिशियली दोनों गुड्स को कंज्यूम कर पा रहे हो, x को भी ले रहे हो और y को भी ले रहे हो, इसका मतलब यू आर नेसेसरी गुड, दैट इज गुड x इन दिस क्वेश्चन। हमारा जो नेसेसरी गुड है दैट इज इंडिपेंडेंट बाय इनकम, वो इनकम का फंक्शन ही नहीं है। तो जब वो गुड इनकम का फंक्शन ही नहीं है तो उस पर किसी भी प्रकार का इनकम इफेक्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, इस बात को लिख लो। इफ यू कंज्यूम बोथ द गुड्स इन द क्वाड्राइल लीनियर प्रेफरेंस, लिख लो, इन द क्वाड्राइल लीनियर प्रेफरेंस इफ वी कंज्यूम बोथ द गुड्स एट प्राइस, एट वट एवर द प्राइस, मतलब लो हो हाई हो। इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले लो था, फिर पहले हाई था, फिर लो हो गया, पहले 0.5 था, फिर 0.2 हो गया। सो वट एवर द प्राइस इफ वी कंज्यूम बोथ द गुड्स एट बोथ प्राइजेस, देन द नेसेसरी गुड, लिख लो इस बात को, देन द नेसेसरी गुड इज इंडिपेंडेंट बाय इनकम, नेसेसरी गुड इज इंडिपेंडेंट बाय इनकम, so that there is no income effect, so there is no income effect। ब्रैकेट में लिखना हिक्सन एज वेल एज सलस्टकी। ना तो यहाँ पे हिक्सन इफेक्ट होगा इनकम का, ना यहाँ पे सलस्टकी इफेक्ट होगा इनकम का। समझ में आ गई मेरी बात आपको या नहीं आई? लिख लिया आपने बात? ठीक है, चलो, मतलब बैक भी जाके दोबारा, क्योंकि लाइव चल रही क्लास, तो बैक जाके आप दोबारा सुन के लिख सकते हो उसको। सो ये हमने कर लिया यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी हो गया। अब दिल थाम के बैठो, पार्ट 4 आ गया। क्या कहता है पार्ट 4? ये है कैलकुलेट द कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन इन द अबव केसेस। ठीक है, देखो अभी के लिए तुमने एक फॉर्मूला याद रखो जो मैं अभी आपको सिखाना चाहता हूँ। यू नीड टू लर्न द फॉर्मूला, ईजिली फॉर्मूला तुम लोग याद रखो कि क्या होता है। अदरवाइज आपको 2 चीज़ें याद रखनी है इन फ्यूचर, मतलब सेमेस्टर 4 में भी यूज़ हो सकती हैं। दैट इज, एक होता है कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन और एक होता है इक्वलेंट वेरिएशन।
क्या क्या होता है, एक होता है कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन और एक होता है इक्वलेंट वेरिएशंस। तो एग्जाम में कॉम्पनसेटिंग वेरिएशंस ही आएगा क्योंकि वहाँ पे हिक्सन अप्रोच का यूज़ होता है, क्योंकि वो इसी क्वेश्चन का पार्ट है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। फोर्थ पार्ट में ये वो कहते हैं कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन। देखो कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन मतलब CV लिखने का तरीका, आपको पहले एक एक्सपेंडिचर निकालना है। हमें पहले यहाँ पे एक एक्सपेंडिचर निकालना है। क्या एक्सपेंडिचर के, मान लीजिए अगर कॉमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाता है गुड X का, ठीक है, और गुड Y का प्राइस वही रहता है, और मैं अपनी यूटिलिटी की बात के ऊपर बात करूँगा, मतलब मेरी यूटिलिटी तो सेम रहे, लेकिन मेरा गुड X का प्राइस चेंज हो जाए तो मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है। सोचो अगर गुड X का प्राइस चेंज हो रहा है, लेट अस सपोज गुड X का प्राइस चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा खर्चा चेंज हो जाएगा। सो दिस इज माई एक्सपेंडिचर, इज डिनोटेड एज एक्सपेंडिचर। इसको तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस, इट इज बेसिक, इसमें से माइनस होगा माइनस माई ओरिजिनल इनकम। जो मेरी ओरिजिनल इनकम है ना, उसको इसमें से माइनस कर दो। एक ये फॉर्मूला तुम लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, याद रहेगा आप लोगों को, बोलोगे तो नहीं। देखो अभी डिटेल में नहीं जा सकता यार, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस करने में इतना समय लग रहा है, डिटेल में नहीं जा सकता अपन लोग। अब तुम कहोगे सर ये कैसे निकालें, हाउ टू सॉल्व दिस E, PX डैश, PY और U0, ये कैसे निकालें, क्योंकि ओरिजिनल इनकम तो मुझे क्लियर है, दैट इज 10, वो तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे तो 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे निकालूँ, तो देखो तुम लोगों ने अभी एक वैल्यू सॉल्व करी थी, तुम्हें पता था, मैं आपको पहले आपको U0 की बात करनी है। तुम्हें पता था कि इनिशियली आपका जो X की वैल्यू आई थी वो 4 आई थी, Y की वैल्यू जो आई थी वो 8 आई थी, और जब आपने यूटिलिटी यहाँ पे निकाली थी, U0 निकाला था, तो वो ये था 2x प्लस का y, 2√x प्लस का y, 2 इंटू रूट वाई मतलब √4 प्लस का 8, 2 to the 4, ये हो गया 12। सो दिस इज U0 इज इक्वल्स टू 12। ऐसे कुछ किया था आप लोगों ने अभी मेरे साथ में थोड़ी देर पहले। अब मुझे पता है कि जब प्राइस चेंज हुए एट न्यू प्राइसेस, मेरा जो गुड X की वैल्यू आई है वो 25 आई है। मेरी जो गुड X की वैल्यू आई है वो कितनी आई है बेटा, वो 25 आई है। अब अभी करी ना मैंने ऊपर सॉल्व, X की वैल्यू ही सॉल्व करिए, 25 आई है, या आप इसको X डैश भी कह सकते हो, लेट अस सपोज। अब अगर मैं इसको पुट कर दूं, पुट दिस वैल्यू इन द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, मतलब ये जो U0 है ना, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो 2√x प्लस का y, ये तो है 12, ये है 25, इसकी बात कर लेते हैं, ये हो गया 12, ये हो गया 5 to the 10, तो y की वैल्यू हो गई 2। मतलब अगर मुझे अपनी ये वाली यूटिलिटी कांस्टेंट रखनी है, if we want to retain our that utility level that is a 12, तो मेरी y की वैल्यू 2 होनी चाहिए, क्योंकि न्यू प्राइसेस पे, क्योंकि गुड x का प्राइस चेंज हुआ है, बिकॉज गुड x का प्राइस चेंज हुआ, तो x के प्राइस पर अगर चेंजेस आए तो x तो मेरा 25 रहेगा, बट x 25 है और न्यू प्राइस लेवल पे पुराना वाला यूटिलिटी चाहिए, देन वी नीड टू बेसिकली कंज्यूम y इज इक्वल्स टू 12। नाउ आई एम सेइंग व्हाट इज माय एक्सपेंडिचर at new price of good X, same price of good Y and the U0, हो जाएगा my budget constraint expenditure P dash X into X प्लस का P dash प्लस का PY into Y, that's it। इनकम नहीं आएगा यहाँ पे, ये आ गया 0.2, ये हो गया 25, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो कितना हो गया ये 1/5 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस का 2। सॉल्व करके देखा हम लोगों ने इसको, ओ 5 आ गया ये, तो इट इज 7, ठीक है। सो दिस इज माई एक्सपेंडिचर फंक्शन। बोलोगे
अगर कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन आता है तो मैंने जानबूझ के ना आपको मेथड सिखाने के पे फोकस करा है। और एक बात ध्यान रखना, जो मेथड मैंने इस क्वेश्चन में अप्लाई करा है, मान लीजिए एग्जाम में तो क्या कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन पार्ट्स, बट उन्होंने यूटिलिटी बदल गया, तो मेरा ऐसा मानना यह है कि जिस भी स्टूडेंट को यूटिलिटी फंक्शन सॉल्व करना आता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट हो तो मैंने न्यूमेरिकल क्लासेस अपलोड करी हुई हैं, आप उनको देख सकते हो बढ़िया तरीके से, बहुत कुछ डिस्कस मैंने वहाँ पे कर रखा है। अब मैं वही चीज़ कर लेता हूँ, कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन दैट इज ई पी एक्स डैश पी वाई और यू नॉट माइनस का इनकम, ये हो गया 7, ये था 10 दैट इज माइनस का 3। सो दिस इज माई आंसर। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को क्लियरली? हाँ जी बताइए, फटाफट से बताइए कहाँ पे किसको क्या दिक्कत। एनीवन एल्स? किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत किसी प्रकार की? आई नो थक गए हो तुम लोग, 2 घंटे होने वाले हैं मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप उसकी टेंशन ना लो, मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। 2023 का पेपर है, ठीक है, फिर 2021 का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप जब आपके पास समय होगा आराम से उसको वीडियो को देख लेना, आप यूट्यूब पे रहेगी आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर, इसका बी पार्ट हम बात कर रहे हैं। वो कहते हैं लेट 2 यूटिलिटी फंक्शंस बी गिवन एज दिस, u एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई और u एक्स वाई इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स वाई प्लस का 5। कहते हैं डू दे रिप्रेजेंट सेम प्रेफरेंस। ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, मतलब वो क्या करेंगे, आपको प्रेफरेंसेस दे देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो एक और दे देता हूं मैं, रूट एक्स वाई, तो क्या सेम है ये, या u इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर 2, क्या ये सेम है? हाँ ये सारे सेम है। अब बोलो सर ऐसे कैसे कह रहे हो आप सेम है? देखो ध्यान रखना, आपको हमेशा उसका एमर्स निकालना है। क्या निकालना है? एमर्स, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यदि आपने उसका एमआरएस निकाल दिया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकाल दिया, तो तुम बेटा ये देखो कि वो क्या है, अलग है या सेम है। यदि वो सेम हो तो रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा माइंड में रखना। देखो मैं आपको करके बताता हूँ। ये सी पार्ट हो गया। जैसे यूटिलिटी फंक्शन है एक्स वाई, आपने इसका एमआरएस निकाला, एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। ठीक है, सो दिस इज वाई बाई एक्स। एक है u इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स वाई प्लस का 5। आपने इसका भी एमआरएस निकाला, तो एमआरएस फॉर्मूला होगा एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। मुझे बता दो एम यू एक्स कितना होगा इसका? इट इज़ पहले तो e की पावर एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है, और फिर जो एक्स वाई का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे y आ जाएगा। सिमिलरली e टू द पावर एक्स वाई का पहले e की पावर एक्स वाई आएगा, और फिर तुम पावर का करोगे एक्स वाई का तो उसमें आपका x आ जाएगा, और इससे ये वैल्यू कट जाएगी। देन यू विल गेट व्हाट, इट्स y बाई एक्स। सो इसका एम आर एस वाई बाई एक्स और इसका भी एम आर एस वाई बाई एक्स, या फिर जो मैंने अभी लिख के दिए थे आपको, अगर आप उनका भी सॉल्व करते हो तो उनका भी y बाई एक्स। हाँ, किसी प्रकार अगर एम आर एस में बदलाव है, ठीक है, अगर एम आर एस में बदलाव है, चेंजेस हैं, तो फिर सेम ही चीज़ है, फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। बताओ ये चीज़ क्लियर है बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से? ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखना। अच्छा, इसका सी पार्ट नहीं करना बिकॉज वो अब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमने अच्छा इसके बाद में फिर ये रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन हो गया, फिर ये आपके प्रोडक्शन के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, फिर ये बेसिकली आपके प्रोडक्शन के सारे क्वेश्चंस हो गए। तो टेक्निकली हमने अभी आज की क्लास में 2023 का कंज्यूमर थ्योरी का क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन 2 किया, क्वेश्चन 3 किया, ठीक है, क्वेश्चन 3 तक कर लिया और बहुत डिटेल में करा है। अच्छा, अब 1-2 चीज़ें मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये ना देकर उन्होंने यूटिलिटी फंक्शन दे दिया था, ये लेट अस सपोज एक्स वाई प्लस का एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये यूटिलिटी फंक्शन दे दिया, या आपको दे दिया u इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस का रूट वाई, ये दे दिया। लेट अस सपोज क्या करेंगे वो लोग, पार्ट्स तो ये सेम रखेंगे लेकिन ये बदल देंगे। तो ध्यान रखना, जो मेथड मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बताया है
वही मेथड बेटा आप लोग जनरली दूसरे वाले क्वेश्चन में भी इसमें सेम रखना है प्रेफरेंस में, ठीक है ना बेटा, सेम रखना है आपको, इसमें कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होएगी और ना ही होनी चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से, ठीक है। तो एक ये हो गया, ठीक है, डन है। अच्छा एक इधर भी देख लो, मान लो ये प्रेफरेंस है आपका ये वाला, ठीक है, ये प्रेफरेंस है। अब इस वाले प्रेफरेंस में अगेन आप जब प्रैक्टिस करो तो कहानी तो सेम रखना, जो स्टेटमेंट्स हैं तो ये यूटिलिटी फंक्शन आप बदल देना अगर बदल सको तो, उससे प्रैक्टिस कर लो आप लोग, ठीक है। तो इस वाले सेशन में हम लोग कितना रखते हैं 2023 वाला। अब 2021 का मुझे कंज्यूमर थ्योरी करना है, वो मैं आज ही करूँगा, अभी ही मैं करूँगा, ठीक है। वो मैं देख लेता हूँ क्योंकि आप लोग भी थक चुके हो, आप, मैं नहीं, मैं तो कराऊँगा बट आप थक चुके हो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 10 मिनट का ब्रेक ले लो, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, कुछ खा पीना आपको जो भी 10 मिनट चाहिए वो आप जो रेस्ट ले लो। या तो मैं काम करता हूँ इस क्लास को तो ऑफ कर देता हूँ अभी, फिर 10-15 मिनट बाद 20 मिनट बाद फिर 2021 का पेपर हम लोग शुरू करेंगे। तो अगर कोई बच्चा रेगुलर है पढ़ रहा है तो साथ में देख लो लाइव क्लास, और जो बाद में देखेगा वो बाद में देख लेना, ठीक है। हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ये मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो आप लोग अभी रेस्ट करिए, 2021 का पेपर हम लोगों को अभी करना है, ठीक है। चलो रेस्ट करो आप लोग, फिर हम लोग बात करते हैं।